हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम जो हूबहू जो आपका एग्जाम में पेपर आएगा सीबीएसई द्वारा जो सैंपल पेपर जारी किया गया है उसे हम लोग हल करने जा रहे हैं। यानी कैसा होगा पेपर आप लोगों का, कैसा पेपर आएगा, यानी कि एमसीक्यूज होगा या डेस्क्रिप्टिव होगा, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपका पेपर दो भागों में डिवाइड होगा। पहला भाग होगा वो एमसीक्यूज होगा, दूसरा भाग जो होगा आपका डेस्क्रिप्टिव राइटिंग लेखन होगा। तो प्यारे बच्चों, अब जल्दी सेशन जुड़ जाओ, क्योंकि ये जो सैंपल पेपर है यहाँ से लगभग लगभग आपको ये तो पता चलेगा ही कैसा पेपर होगा। प्लस में कम से कम बता रहा हूँ 2 या 3 सवाल तो यहीं से ही आपके पेपर में आएंगे भी। जैसे इस पेपर को हम लोग, जैसे मैं बता रहा हूँ उस ट्रिक्स के माध्यम से और जैसा समझा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग यदि आप एग्जाम में जैसे ही बैठेंगे वैसे हल करोगे ना, आराम से सफिशिएंट जितना समय आपको दिया जाएगा उतने समय में आप लोग इसे आराम से हल कर सकते हैं। तो करें शुरुआत। तो 2023-24 का ये ध्यान रखना है आप लोगों को, जो सैंपल पेपर होगा हमारा उसे हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अब देखो, विषय कोड है 302। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, ये हिंदी आधार है। सैंपल पेपर हिंदी का तो है, हिंदी भी दो होती है, एक इलेक्टिव होती है, एक कोर होती है। ठीक है, जिसे हम लोग ये कहते हैं ना कंपलसरी, एक ऑप्शनल होता है, ऐसे ही आप लोग। तो ये कोर है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या है, कोर। ठीक है। हाँ, विषय कोड 302 है, कक्षा 12वीं है और प्रश्न पत्र है 2023-24 जैसा आने वाला है। अब आपको पता क्या होना चाहिए कि कितना समय हमें मिलेगा इस पेपर को हल करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए यानी कि 3 आवर्स, यानी 3 घंटे आप लोग इस पेपर को हल करने में मिलेंगे। और कितने अंकों का वो, ये 80 अंक्स का होगा। अब इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, 40-40 मार्क्स का, यानी 40-40 मार्क्स का। जो 40 मार्क्स होगा वो एमसीक्यूज होगा और 40 मार्क्स होगा वो डेस्क्रिप्टिव यानी अर्थात राइटिंग लेखन होगा। कुछ नियम्स हैं, मैंने जो अभी बताया ना वही है सेम, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें वहां पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि वहां समय ज्यादा खराब हमें करना भी बिल्कुल नहीं है। ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। देखो यहाँ पे इस प्रश्न पत्र में खंड ए वस्तुपरक, जिसे हम लोग एमसीक्यूज कहते हैं। खंड ब वर्णनात्मक, जिसे हम लोग राइटिंग लेखन या डेस्क्रिप्टिव के नाम से हम लोग जानते हैं। दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या कुल होगी 14, यानी 14 होगी। खंड ए में उप प्रश्नों सहित यानी 40 वस्तु परक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 40 एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। और कितने मार्क्स के होंगे, 40 प्रश्नों के उत्तर ही आप लोगों को देने हैं। और जो 40 क्वेश्चन होंगे ना वो 40 ही मार्क्स के होंगे, यानी 80 मार्क्स था ना बेटा आप लोगों का। अब 80 मार्क्स में से, यानी कि जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो 40 मार्क्स का तो हो जाएगा आप लोगों का एमसीक्यूज हो जाएगा। ठीक है। और 40 मार्क्स का आप लोगों को क्या हो जाएगा, राइटिंग लेखन, जिसे हम लोग डेस्क्रिप्टिव कहा जाता है। खंड ब में 8 वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों के उचित आंतरिक विकल्प भी दिए गए। आंतरिक विकल्प क्या होता है, जिसे हम लोग अथवा के नाम से जानते हैं। ठीक है। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, कंपलसरी है। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखना है आप लोग, क्रम वाइज, यानी कि आप लोग किसी भी सवाल का किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखो ना, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिखना है। कि जैसे मान लो क्वेश्चन 7 का दे रहा है तो 7, फिर आपको यहाँ लिखना है उत्तर। यानी जैसे ही आप लोग किसी भी क्वेश्चंस का आंसर दो ना, सबसे पहले क्वेश्चन क्रमांक फिर उसका आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं जरूरी नहीं आप क्रम क्रम वाइज दे, जो आपको पहले आ रहा है वो आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट। अब देखो, अब सबसे पहले आप लोगों को बताया था मैंने पेपर कैसा हैगा। सबसे पहले दो, एक तो अपठित गद्यांश होगा और एक अपठित पद्यांश होगा। बताया था मैंने कि आपका पेपर कैसा है एग्जाम में, वो सब मैं बता चुका हूँ। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से मेरे जितने भी सेशन मैंने अपलोड किए हैं, यानी कि जितने वीडियो जितने सेशन जा चुके हैं वो सभी देखिए। छोटे छोटे हैं मात्र, कि कैसा पेपर आएगा, कौन कौन सा चैप्टर आपका कितने मार्क्स का है, कौन सी बुक कितने मार्क्स की आएगी, किस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, किस में एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे, ये सब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है। एक गद्यांश है, इस गद्यांश को आप जल्दी से पढ़ डालो। अब कैसे पढ़ेंगे, अब देखो, किसी भी गद्यांश को हल करने का तरीका क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि सभी कहते हैं कि सबसे पहले है ना गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ो। आप मत पढ़ो यार ध्यानपूर्वक। आप सबसे पहले जितने क्वेश्चंस दिए हुए ना उन क्वेश्चंस को पढ़ लो आंसर सहित। यानी कि एक क्वेश्चन पढ़े उसके चार ऑप्शनों को पढ़ो, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो उसके चार ऑप्शन पढ़ो, तीसरा क्वेश्चन पढ़ो फिर उसके चार ऑप्शन पढ़ो, चौथा क्वेश्चन पढ़ो फिर उसके चार ऑप्शन पढ़ो। लेकिन धीरे धीरे पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को गद्यांश के ऊपर आना है। अब गद्यांश को जैसे ही आप लोग पढ़ते जाओ
तो कुछ जो क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, जो विकल्प आपने पढ़े हैं, तो वो शब्द आपको दिमाग में जैसे आप लोग पढ़ोगे ना वो शब्द, अरे हाँ ये शब्द मैंने अभी एक क्वेश्चंस में देखा, कौन से क्वेश्चंस में देखा था, अब वापस से वहां से जाकर के देख सकते हैं, उसका आंसर तुरंत तुम्हें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं करो तो कम से कम आप इस गद्यांश को कम से कम आप धीरे धीरे, कम से कम आप 2 बार पढ़े। पहली बार पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ते समय आप महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन कर लो। अब आपको क्या पता कौन सा महत्वपूर्ण होगा, कौन सा महत्वपूर्ण नहीं होगा, तो मैं इसलिए कह रहा हूं सबसे पहले क्वेश्चंस, उसके विकल्प पढ़ लो, चारों के चारों ऑप्शंस पढ़ लो, दूसरा क्वेश्चंस, फिर उसके चारों के चारों ऑप्शन पढ़ लो। उसके बाद जैसे आप टोटल क्वेश्चंस के ऑप्शन सहित आप लोग पढ़ लो, उसके बाद आप लोगों का गद्यांश पढ़ोगे ना, तो प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग सही करेंगे। तो आप लोग इसे पढ़ लो जल्दी से एक बार। ठीक है, मैंने तो पढ़ लिया है, मैंने तो पढ़ लिया है ऑलरेडी, आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि मैं तो हल करवा रहा हूँ, यदि अब मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे पढ़ लेना। ठीक है, बहुत बड़ा गद्यांश दे दिया गया आप लोगों को। ऐसा ही एक गद्यांश आएगा आपका एग्जाम में हूबहू, ये जोका त्यों तो नहीं आएगा, लेकिन इसकी जगह कोई और आ जाएगा बच्चों। लेकिन मेहनत करनी है, जो तरीका मैं बता रहा हूं वही तरीका ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चंस जितने भी दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को रीड करना है, ऑप्शन सहित, इंक्लूडिंग द ऑप्शन, इन ऑप्शन सहित आप लोगों को उनको क्या करना है, रीड करना है। जितने भी हैं टोटल ऑल क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, रीड करना है ऑप्शन सहित। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, गद्यांश पढ़ना है। बस ऐसा आप लोगों ने कर लिया, ऐसा आप लोगों ने यदि कर लिया गलती गलती से, मैं जैसा समझा रहा हूं वैसा आप लोगों ने कर लिया गलती से, तो आप लोग सभी सवालों को गलती से सही करके आ जाओगे। अब आपको सर गलती गलत क्यों बोल रहे हो, गलती से भाई गलती से तो होता है इंसान, कोई भी कार्य करते हो तो आंसर सही नहीं होगा तो गलती से, आंसर गलत हो गया तो गलती से। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है आप लोग, पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है, पंक्ति में रेखांकित पद का आशय हो सकता है। रेखांकित क्या होता है, अंडरलाइन जिसे हम लोग कहते हैं, जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उस शब्द का तुम्हें अर्थ बताना है गद्यांश के अनुसार। नया प्रभात, अब तुम कहोगे प्रभात तो सवेरा होता है, लेकिन आप लोगों को गद्यांश के अनुसार बताना है। किसके अनुसार बताना है, गद्यांश के अनुसार बताना है आप लोगों को। हाँ, गद्यांश के अनुसार बताना है, ये ध्यान आपको रखना होगा। अब गद्यांश में प्रभात का अर्थ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विचार। क्या दिया हुआ है, विचार। तो नया सवेरा नहीं होगा, तुम गलती से कर दो कहीं, नया विचार होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जब गद्यांश आप लोग यदि ऐसा किया ना, पहले क्वेश्चंस को पढ़ा फिर आपने गद्यांश को पढ़ा, तो आराम से आप लोग सभी प्रश्नों का आंसर सही करेंगे। और गलती से आप लोग पहले गद्यांश पढ़ के फिर क्वेश्चंस पढ़ा, तो फिर वापस आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने के बाद में गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो समय तो खराब होगा ना, तो ज्यादा समय खराब न हो, क्वेश्चंस पढ़ना सभी ऑप्शन सहित, उसके बाद आप लोग गद्यांश पढ़ोगे, तो आपने जो पढ़ा था क्वेश्चंस उसके आंसर ऑप्शन, तो आप लोग जो शब्द पढ़ा था ना, जैसे गद्यांश पढ़ोगे ना, तो वो शब्द आपके दिमाग में आएगा, अरे ये शब्द मैंने पढ़ा था, उसको अंडरलाइन कर लो। मैंने कहा ना मुख्य मुख्य महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शब्दों को आपको अंडरलाइन करना है, तो उसके बाद आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा सवाल है, संदर्भ के अनुसार गद्यांश में विमर्दित शब्द का सटीक अर्थ क्या है। विमर्दित यानी देखो, वि धन मर्द धन इत, तो गद्यांश से आप लोग कुछ पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ भी ये भी पूछा जा सकता था कि विमर्दित शब्द में प्रत्यय बताइए। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे सिलेबस में प्रत्यय है ही नहीं। गद्यांश का मतलब क्या होता है, वहां से आप लोग कोई भी कैसा भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विमर्दित शब्द का तुम्हें अर्थ बताना है। एक बात और मैं बता दूं, ये जो रे होता है ना, ये जिसके ऊपर लगा होता है ना, उससे पहले इसका उच्चारण होता है, ध्यान रखना, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे होता है ये विमर्दित, इस प्रकार, सॉरी रे सवर रहित होता ऊपर वाला, विमर्दित ऐसे होता है। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, ठगी हुई, गलानीपूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण या पीड़ापूर्ण। तो विमर्दित क्या होता है, एक दर्द सहित पीड़ा सहित जिसे कहते हैं। पीड़ापूर्ण को यानी विमर्दित शब्द का अर्थ क्या हो गया, पीड़ा पूर्ण हो गया। आप लोग गद्यांश को पढ़ना, उसके बाद आंसर देना है इसे। अब देखो क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोगों को। क्या है कथन, फर्स्ट, मानवीय दक्षता को महत्व देना चाहिए, मनुष्य तथा मानवीयता से प्रेम करना चाहिए, अपनी चाल को बदल लेना चाहिए, मानव जीवन को आदर्श मानना चाहिए।
गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही है, यानी गद्यांश के अनुसार आपको बताना है कि गद्यांश में इनमें से कौन सा कथन दिया गया है। सटीक आंसर आप लोगों को यहाँ बताना है। क्या कथन एक सही है, या कथन दो सही है, कथन दो और तीन सही है, कथन एक और चार सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बेटा? मानवीय दक्षता को महत्व देना चाहिए। कथन एक सही होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ है इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। कथन एक सही है। क्या है कि मानवीय दक्षता को महत्व देना चाहिए। ये गद्यांश के अकॉर्डिंग क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि गद्यांश के अनुसार पूर्वी देशों की समस्या क्या है। यानी कि पूर्वी देशों की समस्या आप लोगों को बताना है क्या है? मजदूरों के लिए अधिकारों की कमी, मजदूरों का पूंजीपतियों द्वारा शोषण, मजदूरी को कम महत्व का आंकना, मजदूरी पर अमीरी का प्रभाव। तो पूर्वी देशों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मजदूरी को कम महत्व का आंकना, यानी मजदूरी जो इंसान करता है उसको ज्यादा सम्मान नहीं देना है, उसे केवल मजदूर है, उसे एक ईर्ष्या गलाने की दृष्टि से देखना, वो यही संसार में चल रहा है। तो गद्यांश के अनुसार थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार साधारण लोग क्यों मर रहे हैं। यानी कि इस गद्यांश के अनुसार बताएं सामान्य लोग, जनरल जो लोग हैं वो क्यों मर रहे हैं भाई? मानव श्रम से ज्यादा मशीनों को महत्व मिलने के कारण, हाथ पांव फटने, खून रिसने और सर्दी के कारण, कम मजदूरी मिलने कारण हुई बीमारियों से, कार्य क्षेत्रों के विषैले पर्यावरण व खाने की कमी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानव श्रम से ज्यादा मशीनों को महत्व मिलने के कारण, यानी कि जो काम पहले इंसान करता था आज के जमाने में वो मनुष्य नहीं करता, आज के जमाने में मशीनें कार्य करने लग गई हैं, इसलिए ज्यादा सामान्य लोग मर रहे हैं। गद्यांश में मशीनों को काली मशीनें कहना किस बात की ओर संकेत कर रहा है? यानी मशीनों को यहाँ काली मशीन कहा गया है। क्यों कहा गया है इसका आंसर आपको बताना है कि काला रंग शोक का प्रतीक होता है। मशीनों द्वारा जनसाधारण में बेरोजगारी बढ़ाने के कारण, माँ दुर्गा के अवतार काली के जैसे भक्षण करने के कारण, मशीनों से अमीरों द्वारा काले धन अर्जन करने के कारण। तो क्या हो जाएगा? मशीनों द्वारा जनसाधारण में बेरोजगारी बढ़ाने के कारण, यानी जो कार्य पहले इंसान करता मशीनें करने लगे तो क्या हो गए? लोग बेरोजगार हो गए सीधी, और बेरोजगार हो गए तो बेरोजगारी बढ़ गई, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंजनों के पहिए के नीचे दबकर वहां वालों के रिक्त स्थान, इस प्रक्रिया के क्या परिणाम हुए? यानी कि इंजनों के पहिए के नीचे दबकर वहां वालों के लोगों का कारण बताना है कि मशीनों के पहिए के नीचे कैसे दब गए वो। आर्थिक संपदा का अनुचित वितरण हो गया है, भाई बहनों व अन्य रिश्तेदारों में दुराव बढ़ गया है, समस्त जाति द्वारा कठिन परिश्रम, मशीनों द्वारा मनुष्यों का संरक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक संपदा का अनुचित वितरण के कारण लोग इंजनों के पहियों के नीचे दबकर रह गए हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रस्किन और टोलस्टॉय का महत्व है। क्योंकि इन्होंने रस्किन और टोलस्टॉय का महत्व क्यों है? क्यों इन्होंने क्या किया ऐसा? क्या किया अभी? पूर्वी देशों में साम्राज्यवाद के विरुद्ध आवाज उठाई थी, मानवीय संवेदनाओं एवं गुणों को महत्व दिया था, धार्मिक कट्टरता के प्रति चेतना जगाई थी, या गांधी जी इन दोनों के विचारों से अत्यधिक, अत्यधिक नहीं होता बेटा, अत्यधिक होता है, अत्यधिक प्रभावित थे। तो बता सकते हैं आप लोग राइट आंसर क्या होगा? हाँ, तो क्या हो जाएगा? मानवीय संवेदना गुणों को महत्व, इन्होंने क्या किया था? मानवीय संवेदनाओं के गुणों को महत्व दिया था। किस किसने? रस्किन और टोलस्टॉय ने मानवीय संवेदनाओं और गुणों को क्या दिया था? महत्व दिया था, इसलिए इन्हें महत्व दिया जाता है लोगों के द्वारा। नेक्स्ट, मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय कब होता है? मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय कब होता है? मजदूरों द्वारा क्रांति करने से, मशीनों के हट जाने से, सभी लोगों को काम मिलने से, मानवीय दक्षता को महत्व मिलने से। तो मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय कब होगा? यानी कि उसके भाग्य का सूर्योदय, यानी कि कहते हैं ना कि आज का दिन व्यक्ति के लिए अच्छा होने वाला है, या आज का दिन अच्छा हो गया, यार आज सूर्योदय मेरे लिए बहुत अच्छा था, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो कब होगा उनका सौभाग्य, कब प्राप्त होगा ऐसा? तो कब प्राप्त होगा? मानवीय दक्षताओं को महत्व मिलने से उनका सूर्योदय का सौभाग्य जग जाएगा या उदय हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, अंतिम सवाल है गद्यांश का, 10वां सवाल है। एक गद्यांश जो दिया जाएगा अपठित, जो बिना पढ़ा होगा उसे 10 सवाल पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। और जैसा तरीका मैं बता रहा हूं वैसा करेंगे आप लोग। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले सभी क्वेश्चंस को ऑप्शन सहित आप लोगों को रीड करना है, उसके बाद आपको गद्यांश पढ़ना है। जो सवाल आप लोगों ने पढ़ा था
उनके जो ऑप्शन आपसे आपने पढ़े, जब गद्यांश पढ़ते जाओगे ना तो अरे यार अभी मैंने ये पढ़ा था, किस सवाल में, एक बार वापस देखो तुरंत जा करके, फिर उसको अंडरलाइन कर लो। या पीछे जाके नहीं देख रहे हो तो जो शब्द आपको याद आ रहा है कि अभी अभी मैंने पढ़ा था उसे उसे अंडरलाइन करते चले जाओ, सभी के आंसर सटीक हो जाएंगे। मनुष्य के दुख में निरंतर वृद्धि का क्या कारण बताया जा रहा है? मनुष्य के दुख का निरंतर वृद्धि यानी दुख में बढ़ावा ही बढ़ावा हो रहा है, घटाव नहीं हो रहा, उसका क्या कारण है? मशीनों पर अत्यधिक आश्रित हो जाना, मानव दक्षता की आलोचना, पूंजीपतियों द्वारा गरीबों का शोषण, काली मशीनों द्वारा मनुष्य का भक्षण। तो क्या हो जाएगा? मशीनों पर अत्यधिक आश्रित होना मनुष्य के दुख का बढ़ने का सबसे बड़ा क्या है? कारण है बेटा। नेक्स्ट, अब एक पद्यांश दिया हुआ है, इससे 5 सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से, यानी कि गद्यांश से 10 सवाल और पद्यांश से 5 सवाल। अपठित की बात करूं, यानी 15 सवाल, आप 15 नंबर के जो सवाल हैं एमसीक्यू, जो वो आपके बिना पढ़े हुए सिलेबस में से आएंगे, जिसका तरीका एक ही अच्छा है, सभी क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके बाद गद्यांश पद्यांश दोनों पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है? चलो, क्या है, पढ़ लेना। देखो मैंने तो पढ़ लिया है इसे बहुत अच्छे से। अब देखो आप लोगों को क्या है कि एक समस्या आएगी, सर पद्यांश तो हम लोग पढ़ लेंगे, गद्यांश तो हम लोग पढ़ लेंगे, समझ भी लेंगे, ठीक है, वहां तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, लेकिन पद्यांश को हम लोग कैसे पढ़े, उसका अर्थ हमें पता हुआ नहीं हुआ तो बेटा ध्यान रखना, ऐसा पद्यांश आएगा लगभग लगभग आपके पद्यांश में 100% में से 30% शब्दों का अर्थ तुम्हें पता होगा, और इतना पता हुआ ना तो काम चल जाएगा, आंसर सभी का सही हो जाएगा। देखना क्या है, कुश्ती कोई भी लड़े ढोल बजाता है सिमरू ही, यानी कुश्ती कोई भी लड़ रहा हो लेकिन एक सिमरू है वही ढोल बजाता है हमेशा, जिसके सदे हाथ भर देते हैं जोश पूरे दंगल में। जैसे वो दंगल में ढोल बजाता है ना तो सभी में जोश भर आता है, उछलने लगती है मिट्टी पूरे अखाड़े की, ताक दिना दिन दिना काट दिना ताक दिन दिना दिन। आपको याद है पहलवान की ढोलक, पढ़ा होता आप लोगों ने कहानी। तो अखाड़ा क्या होता है? जहाँ कुश्ती लड़ी जाती है, जहाँ यानी कि ये बोल होते हैं उसके, जब वो ढोलक बजाता है, कुश्ती दंगल में जब दो इंसान लड़ते हैं, आपस में कुश्ती करते हैं, तो वो ढोलक बजाता है तो ये बोल उठते हैं वहां पे, झांकने लगते हैं लोग एक दूसरे के कंधों के ऊपर, यानी कि वो देखते रहते हैं कि कौन सा व्यक्ति जीत रहा है, कौन सा दिख रहा है, उचक उचक करके देखते हैं, ऐसे ऐसे, अरे सामने नीचे पीछे हो, अरे ऐसे उठ करके इस प्रकार से देखते रहते हैं, उचक उचक करके, यानी एक दूसरे गर्दन को दबाते हुए देखते हैं। बहुत गहरा है रिश्ता सिमरू और ढोल का, यानी बहुत अच्छा रिश्ता है ढोल का और सिमरू जो ढोल बजाता है। जैसे सांस और धड़कन का, जैसे कैसे बताया गया सिमरू और ढोल का रिश्ता, कैसे बताया, जैसे सांस और धड़कन का आपस में रहता है वैसे सिमरू का और ढोल का रहता है। देखो ऐसा मैं कह रहा हूँ ना, प्रत्येक शब्द का अर्थ तुम्हें लगभग पता होगा, यानी कि 30% शब्दों का भी अर्थ तुम्हें पता हुआ ना तो भी आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन कब? पहले सवालों को पढ़ेंगे ऑप्शन सहित, उसके बाद आपको पद्यांश पढ़ना है, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले पढ़ लिया फिर गद्य क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, तो फिर आप क्वेश्चंस पढ़ोगे ना फिर वापस पद्यांश पे आओगे, तो पहले क्वेश्चंस पढ़ लो ना ऑप्शन सहित, उसके बाद आओ ना बेटा यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना। कहा जाता है ना एक्सपीरियंस बोलता है, तो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, आप लोग कोई भी सवाल को गलत नहीं करेंगे। ढोल खामोश है तो खामोश है अखाड़े की माटी, ढोल नहीं बजा तो पूरा अखाड़ा है, अखाड़े की मिट्टी है जो जैसे कि उड़ती है, वो कब? जब कुश्ती करते हैं। अब ढोल ही नहीं बजेगा तो लोगों में जोश नहीं आएगा, जोश नहीं आएगा तो फिर अखाड़े की मिट्टी कैसे उड़ेगी? नहीं उड़ पाएगी। खामोश ढोल को जगाएंगे हाथ, सिमरू के ढोल बजेगा, जागेगा अखाड़ा, जागेगी माटी, अखाड़े की माटी ही तो है जो स्वीकारती है सभी को, अच्छे हो या बुरे हर रूप में, यानी कि मिट्टी में अच्छे या लोग, सभी लोगों को वह अपने गोद में ही पालती है। ये आप समझ गए होंगे सभी का। ढोल बजाता है सिमरू ही, पंक्ति में ही का ही क्या अंगित करता है? ये एक निपात है, ध्यान रखना। क्या है ये? निपात। ही तो बी तक, यानी कि ये होता है ना ही तो बी तक, ये वाक्य में एक विशेष बल उत्पन्न कर देता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ढोल बजाता है सिमरू ही, मतलब जोर दे दिया गया वाक्य में कि सिमरू ही ढोल बजाता है हमेशा के लिए। ही का अर्थ यहाँ पे क्यों आया? आदत, महत्व, आडंबर या प्रेम। तो सिमरू के महत्व को बताया गया है कि सिमरू जब तक ढोल नहीं बजाएगा तब तक अखाड़े की मिट्टी नहीं हिलेगी, लोगों में जोश नहीं भरेगा, वो चौक के एक दूसरे के कंधे को नहीं देख पाएंगे कि किसका कंधा नीचे जमीन पर टिक रहा है पहले। ठीक है, तो उसके महत्व को बताया गया, इसलिए ही का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। कुश्ती में जोश कब
भर आता है। इन कुश्ती में जोश कब भर आता है? जब सिमरू ढोल बजाता है। जब हारता हुआ पहलवान जीतने लगता है, जब दोनों पहलवान बराबर की टक्कर वाले होते हैं, जब फाइनल कुश्ती द्वारा राष्ट्रीय विजेता तय होता है, जब सिमरू द्वारा ढोल बजाया जाता है। तो लोगों में जोश कब भर आता है? जब सिमरू क्या बजाता है? ढोल बजाता है। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। माटी द्वारा अच्छे बुरे को स्वीकारने का क्या तात्पर्य? माटी में लोग अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन मिट्टी है, पृथ्वी की गोद में सभी पलते हैं, बड़े होते हैं, पल पल के बड़े होते हैं। तो देखो, माटी की गोद में अच्छे बुरे सभी पलते हैं। इसका राइट आंसर यही होगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या है, ढोल तथा अखाड़े की माटी में क्या समानता बताई गई है? बता सकते हैं मुझे? ढोल तथा अखाड़े की माटी में क्या समानता बताई गई? पहले कथनों को पढ़ो, फिर आंसर देना है मुझे। ढोल और अखाड़ा, बताओ, समानता बताना है। दोनों को उपयोग करने से पहले तैयार करना होता है, दोनों में श्रम की आवश्यकता होती है, दोनों का प्रयोग कर लोग अपनी कला सिद्ध करते हैं, दोनों की परिवर्तन में भूमिका होती है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी कि सॉरी, फोर्थ ऑप्शन। तीन ये भी गलत है, चार हाँ ये सही है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी कि दोनों की परिवर्तन में भूमिका होती है, ढोल की भी और अखाड़े की। जब ढोल बजेगा तब अखाड़े की मिट्टी उड़ेगी, तब अखाड़े की मिट्टी कब उड़ेगी? जब ढोल बजेगा, जब सिमरू ढोल बजाएगा। दोनों का अलग अलग स्वभाव है, परिवर्तन है। कॉलम एक को कॉलम दो से सुमेलित करना है। सिमरू है, ढोल है, अखाड़ा है। तो सिमरू क्या है? परिश्रमी व्यक्ति है, सीधी सी बात है। ठीक है, गलत बात। सिमरू क्या है? सिमरू है श्रमजीवी वर्ग, व्यक्ति का नाम है। ढोल क्या है? ढोल है परिश्रमी। और का अखाड़ा क्या है? सामाजिक भूमि है। ठीक है, तो क्या हो गया? एक तीन दो, एक तीन दो, बी ऑप्शन इज राइट। ध्यान रखना, सिमरू क्या है? श्रमजीवी वर्ग है। ढोल क्या है? परिश्रम है। किसके अकॉर्डिंग बताना है हमें? ये पद्यांश के अकॉर्डिंग बताना है, अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं बताना है आप लोगों को बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, एक तीन दो, एक तीन दो। अब है आप लोगों के अभिव्यक्ति और माध्यम जो बुक है, वहां से आपसे एक सवाल पूछा गया है कि आलेख कुछ कुछ फीचर जैसा होता है, लेकिन फिर भी दोनों में पर्याप्त अंतर है, अतः आलेख में निम्नलिखित विषय में नहीं हो सकता। यानी कि क्या कहा गया है? यानी कि आलेख जो होता है और एक फीचर होता है, वो एक जैसा लगभग लगभग होता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर जो होता ही है। लेकिन आलेख में क्या नहीं होता है वो आपको बताना है। ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती, राजनीति नहीं होती, खेलकूद नहीं होती, समसामयिक। देखो, आलेख जो पैराग्राफ होता है उसमें तीनों चीज होते हैं, राजनीति भी होती है, खेलकूद भी होता है, समसामयिक। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती, जो फीचर में ही होती है। लेकिन फीचर में ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं होती है। पुरानी न्यूज को जब बताया जाता है तो हम लोग कह सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसा सुव्यवस्थित सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। यानी कि सृजनात्मक आत्मनिष्ठ एक ऐसा लेखन है जिसमें शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बेटा फीचर लेखन। क्या कहा जाता है? फीचर लेखन। याद रखना परिभाषा, सुव्यवस्थित सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन है जिसमें शिक्षा के साथ साथ सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पे ध्यान दिया और जिसका प्रमुख कार्य मनोरंजन करना ही होता है पाठकों का। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है, बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहा जाता है? बीट का अर्थ होता है मीडिया की भाषा में क्षेत्र, इन किसी भी क्षेत्र का कवर करने वाला, उसे क्या कहा जाता है? संवाददाता कहा जाता है। ध्यान रखना है इसे। ठीक है, बीट का अर्थ क्या होता है? क्षेत्र होता है, जैसे खेल क्षेत्र हो गया, आर्थिक क्षेत्र हो गया, इस प्रकार से रोजगार क्षेत्र, इस प्रकार से। रजत एक पत्रकार है, वे सामान्य समाचारों से आगे बढ़कर खेल से जुड़ी, इस विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों, समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करना। यानी सामान्य किसी भी समस्या संबंधित, किसी भी न्यूज से संबंधित सामान्य सूचनाएं देना क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग कहलाता है। और सामान्य से बढ़कर बारीकी से एक छोटी छोटी सी बातों को पाठकों को उपलब्ध करा देना लिख करके, उसे कहा जाता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहा जाता है। ध्यान रखना। और सामान्य रिपोर्टिंग क्या होता है? किसी भी घटना के बारे में सामान्य बातें लिख देना और बारीकी से विश्लेषण करना उस घटना के बारे में, उसे कहा जाता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। ठीक है, भास्कर पत्रकार है, वे आर्थिक जगत से खबरें बड़ी दिलचस्पी और सक्रियता से कवर करते हैं। उनकी रुचि और रुझान के अनुसार वे
क्या बन सकते हैं, यानी किसी भी क्षेत्र से संबंध आप बारीकी से जानकर रखते हैं, यानी खेल क्षेत्र से रखते हैं तो खेल, ये किसी विषय संबंध रखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। जैसे मैं हूँ हिंदी, मुझे हिंदी आप लोग कुछ भी पढ़ लो, लिटरेचर व्याकरण, मैं सभी चीजें पढ़ा सकता हूँ, किसी भी क्लास के लिए पढ़ा सकता हूँ, तो मैं क्या हो गया, विषय विशेषज्ञ हो गया। ऐसे ही एक पत्राचार के अंतर्गत भी होता है, जो अलग अलग विषय विशेषज्ञ होते हैं अलग अलग क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है एक गद्यांश आ गया, ये पठित गद्यांश है, ये आत्म परिचय जो कविता है आपका हरिवंश राय बच्चन जी से, वहां से लिया गया। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उनके उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ध्यान रखना है। आप लोग आत्म परिचय कविता बहुत दिनों पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसी चैनल पे आत्म परिचय में, और मैंने एक एक शब्द का अर्थ वहां बताया गया, उद्गार का अर्थ क्या होता है, निज का अर्थ क्या होता है, उर का अर्थ क्या होता है, ये सब मैंने वहां बता दिया गया है। एक बार वहां से आप देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको वो एक बार देख लेंगे ना तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। कवि सपनों के कवि के सपनों का संसार है, कैसा संसार सपनों का, यथार्थ है, आदर्श है, स्वप्नील है या सुखी है। तो कैसा है कवि के संसार, आदर्श संसार है सपनों का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए पद्यांश के अनुसार सही कथन को चयनित करना, यानी पद्यांश के अनुसार इसमें सही कथन को बताना है। स्मृतियों की नाव में कवि एक यात्री है, कविता में अग्नि परिवर्तन की इच्छा का प्रतीक है, यथा संसार के कवि को कोई सरोकार नहीं है, सुख दुख का असर कवि पर होता है। बता सकते हैं मुझे इसका राइट आंसर क्या है, कोई बच्चा बता दीजिएगा एक बार। तो क्या हो जाएगा, कविता में अग्नि परिवर्तन की इच्छा का प्रतीक है। कवि कहता है ना, मैं अग्नि में भी प्यार लिए फिरता रहता हूँ, मेरे हृदय के अंदर एक अग्नि जली हुई है, उस अग्नि में मैं हमेशा जला करता हूँ। अंत में कवि कहता भी है एक बाहर से हंसाती मुझे लेकिन अंदर से रुलाती भी है। एक कहते हैं ना कि प्यार करने वाला इंसान जब किसी प्यार में जो टूट जाता है ना, आपने फिल्में देखी होंगी, नाटक सीरियल बहुत सारे देखे होंगे, मैं समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है कैसा क्या होता है उसमें। यहाँ पे बताना वो उर का अर्थ क्या है, निज उर, निज यानी स्वयं, उर यानी हृदय, तो क्या हो जाएगा हृदय। अब आ रहा है कि निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चुनकर लिखना है। यथार्थ, यथार्थ को स्वीकार करने से कवि के सौपन अधूरे रह गए। यथार्थ को स्वीकार नहीं है क्या कवि ने, कवि तो कह रहा है कि मैं अपने जीवन में जो भी कार्य है वो मैं स्वयं कर रहा हूँ, किसी दूसरे ऊपर लाद नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये तो गलत है यहाँ पे। कल्पना और वास्तविकता में सामंजस्य की कमी होने से कवि को संसार अधूरा महसूस, बात तो ये सही है, यानी कि कल्पना कवि की और वास्तविकता जैसी है उसमें सामंजस्य कवि नहीं बैठा पा रहा है। इन कवि की जैसी कल्पना है, कवि का जैसा विचार है और जैसा यथार्थ वो देख रहा है, जैसी वास्तविकता वो देख रहा है, उसमें वो सामंजस्य नहीं बैठा रहा है। तो एक गलत है, आर सही है। देखो कहाँ है, ए सही नहीं है, आर सही है, वेरी गुड, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। देखो यहाँ पे यथार्थ को स्वीकार रहा है वो, लेकिन अपने विचार और यथार्थ में सामंजस्य नहीं बैठा रहा। बहुमौजों में मस्त बहने से तात्पर्य क्या है, बहुमौजों में कवि कहता है ना कि यह संसार जो है, समस्याओं संसार है, यह अपने इस जीवन को पार करने के लिए बहुत सारे कर्म करता है, लोग कर्म रूपी नाव बनाते हैं, और मैं ना इस समस्या रूपी सागर की लहरों पर बैठ करके मैं पार कर जाता हूँ। मतलब क्या हो गया, कवि का कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी इस जीवन में सुख दुख होते हैं ना, दोनों में सुखी रहो, आप किसी को दुख पहुंचाओ मत। लहरें उसे ही कहा गया है, तो किसे कहा गया, सांसारिक सुख रूपी लहरें। यानी कवि क्या कहता है कि ये जो संसार के जो लोग हैं, वो इस जीवन को पार करने के लिए कर्म रूपी नाव का प्रयोग करते हैं या कर्म रूपी नाव बनाते हैं, लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ। मैं मुझे जो भी सुख मिलता है उस सुख पे बैठ करके, यानी कि समस्या रूपी सागर की लहरों पर बैठकर मैं संसार को पार कर जाता, या इस सागर को पार कर जाता हूँ, संसार नहीं सागर को पार कर जाता हूँ। अब एक पद्यांश गद्यांश दे दिया गया है, कहां से लिया गया एक बार देखना, इसे 5 सवाल है। मैंने मन में कहा ठीक बाजार आमंत्रित करता है, बाजार दर्शन जिसका निबंध है एक जैनेन्द्र कुमार जी का, आओ मुझे लूटो मैं तुम्हारे लिए हूँ। मतलब बहुत अच्छा एक निबंध है, जिसमें एक चूरण बेचने वाला भी होता है जो 6 आने का चूरण बेचता, आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है तो आपको समझ में भी आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो गद्यांश में अतुलित शब्द का अर्थ क्या है, अतुलित, ए
धन, तुल, धन, इत, यानी तुलना है यानी नहीं, जिसकी तुलना नहीं की जा सके वो क्या होता है? अथा। अतुलित शब्द का समानार्थी शब्द बताना है तो क्या होता है? अथा होता है, जो बहुत ज्यादा हो, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, कहीं तक भी बहुत ज्यादा। अथा यानी बहुत गहरा भी होता है। नेक्स्ट, गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? यानी कि ये जो गद्यांश लिखा है किसके अंतर्गत? बाजार है। देखो इसमें कहाँ है बाजार? बाजार के प्रकार बताना नहीं, बाजार न जाने की सलाह देना नहीं होगा, बाजार की तृष्णा को अंकित करना, मनुष्य पर बाजार के जादू का असर। यहाँ पे क्या होता है? मनुष्य के ये जो निबंध स्टार्ट यहीं से होता है। एक मित्र होता है तो एक मित्र दूसरे मित्र को देखते कहता है, यार तू तो कुछ लाने नहीं गया, थोड़ा बहुत लाने गया था। तो दूसरा मित्र कहता है, जिसकी पत्नी जिसके साथ थी, वो कहते हैं इनकी महिमा है, मतलब पत्नी जी की महिमा, ये सारा खरीदना। यानी बाजार किसी इंसान को, वो कहते हैं ना कि मन जब खाली हो तो बाजार नहीं जाना चाहिए, मन भरा होना चाहिए जब बाजार जाना चाहिए। मन खाली होगा फिर बाजार चलेगा तो आप ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, फिक्स हो गया। जैसे चूरन भगत जी को पता होता है मुझे काला नमक और जीरा लेना होता है, बस वही कोने की पंसारी दुकान पर दो चीजें लेते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं, तो उस पर बाजार का जादू असर नहीं पड़ता। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गद्यांश के अनुसार सही कथन को चयनित कर लिखना है आप लोगों को। क्या है? जब मनुष्य बेचैन हो जाता है तब वह बाजार की ओर उन्मुख हो जाता है। जब मनुष्य तुलना करने लगता है, जब तब असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या के भाव मनुष्य में उभरते हैं। जब मनुष्य को बाजार आमंत्रित करता है तब मनुष्य की व्याकुलता इसका कारण होती है। जब मनुष्य बाजार का तिरस्कार करता है तब वह इसका सही लाभ ले पाता है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। जब मनुष्य तुलना करने लगता है तब असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या के भाव मनुष्य में उभरते हैं। देखो कहते हैं ना, ये कभी भी इंसान को किसी से भी तुलना नहीं करनी चाहिए कि वो ऐसे कपड़े पहनता है, वो उसके बाद गाड़ी है, उसके बाद बंगला है, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप ऐसे तुलना करने लग गए ना, तो आपके मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या, घृणा, गलानी, असंतोष बहुत ज्यादा भर जाएगा और आप अंदर अंदर घुट घुट के मर जाओगे। मैं तो ये मानता हूँ जिसको जितना मिल रहा है ना उसमें वो खुश रहना चाहिए बस। खुशी आपके पास है, दूसरों के पास नहीं है आपकी खुशी। आपको पढ़ना है बस। मैं तो ये मानता हूँ यदि ये चीज आपके पास हुई ना, पढ़ाई, यानी मैं इसे दूसरे शब्दों में बोलूं तो शिक्षा, यदि ये आपके पास हुआ ना बेटा, मैं तो ये मानता हूँ कि 90% खुशी आपके पास है। 10% खुशी तो चलो वो भगवान के ऊपर निर्भर करता है, वो देता है नहीं देता। 90 हुई तो काफी है यार। 100 दिनों में 90 दिन अच्छे से बिताओ, 10 दिन कोई दिक्कत नहीं है, दुख में बिता सकते हैं। याद है मैं बार बार कहता हूँ, चिरागों से घर रोशन नहीं होते, शिक्षा से भी घर रोशन होते, मैंने देखा है। यानी चिराग से तो रोशन होता ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब आपके जीवन में दुख है ना तो चिराग बिना फिर रोशन नहीं होगा, मकान सीध प्रकाश नहीं होगा, उसमें दिखाई नहीं देगा आपको, सब अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा। आप कहोगे लाइट बंद कर दो, मुझे अंधेरा अच्छा लगता है। आपने देखा होगा जब कोई प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर चला जाता है, प्रेमिका प्रेमी को छोड़कर चली जाती है, तो उसके जीवन में अंधेरा अंधेरा हो जाता है। वो कहता है मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अरे नालायक, सब कुछ बचा हुआ है तेरे जीवन में भी, शिक्षा है तेरे पास। तो एक गई है कोई बात नहीं, तो एंट्री तो होगी ना, कभी ना तो कभी। ठीक है, देखो तो क्या हो जाएगा, जब मनुष्य तुलना करने लगता है तो मनुष्य के जीवन में असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है। कॉलम 1 व 2 को आपको मिलान करना है तो क्या हो जाएगा? आग्रह का तिरस्कार जागता है, मौन रहकर कार्य करना, अपनी तृष्णा को रोकना, इच्छा पूर्ण ना होना। आग्रह का तिरस्कार जागता है मतलब इच्छा पूरी नहीं हुई है। बड़े बाजार का जादू, मौन रहकर, बड़े बाजार का जादू मौन रहकर कार्य करना, अपनी तृष्णा को रोकना, बाजार जादू से बचने का। हाँ ये सही है, अपनी तृष्णा को रोकना हो गया और ये हो गया मौन रहकर कार्य करना। मतलब क्या हो गया? 3-1-2, 3-1-2, 3-1-2। ठीक है, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। देख लेते हैं। अरे आंसर नहीं है इसका, अरे ये दिया हुआ आंसर देखो ना यहाँ पे, 3-1-2। ठीक है, सही है अपना क्वेश्चन। मतलब क्या हो गया? आग्रह का तिरस्कार जागता है, मतलब इच्छा पूर्ण नहीं हुई है तभी तिरस्कार जागेगा, जब भी तो वह तुलना करना सीखे किसी से। बड़े बाजार का जादू क्या है? मौन रहकर कार्य करना। बाजार के जादू से बचने का, अपनी तृष्णा को रोकना। अपनी तृष्णा को रोक लो, बाजार के जादू से आप लोग बच जाओगे।
बाजार का आमंत्रण है कि आओ मुझे लूटो, मैं तुम्हारे लिए ही बना हूं। आप बाजार जा रहे हो बिना कुछ खरीदने के लिए, आप दोस्त के साथ घूमने चले गए, बाजार का आकर्षण चकाचौंध है, वो आपको आकर्षित करेगी। अरे यार ये शूज अच्छा है, मेरे पास है तो सही, लेकिन फिर भी यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैं खरीद, यार पैसे नहीं है मेरे पास। फिर आपके मन में असंतोष, तृष्णा, घृणा सब जागृत हो जाएंगे। तो आओ मुझे लूटो से क्या आशय है? बाजार लुट जाना चाहता है, बाजार के पास वस्तुएं बहुत ज्यादा हैं, बाजार केवल खुद का रूप दिखाना चाहता है, बाजार आकर्षित करना चाह रहा है, बाजार आकर्षित करना चाह रहा है कि आओ मुझे लूटो, मैं तुम्हारे लिए ही बना हूं। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर देने विकल्प को चुनकर लिखना है। यशोधर बाबू आपके आगे ही है वितान पुस्तक से। यशोधर बाबू दफ्तर से घर जल्दी क्यों नहीं जाते? क्योंकि पत्नी से और बच्चों से हमेशा मतभेद यानी रहता था, लड़ाई झगड़ा होता रहता था, तो पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने के कारण। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका बिना ऑप्शन पढ़े आप लोगों को, यदि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, ज्यादा कुछ नहीं है, जितना मैंने पढ़ा है आप लोग उतना भी पढ़ लिया ना, काफी है आप लोगों के लिए। कोई माई कलाल तुम्हें 100% मार्क्स से नहीं रोक सकता है, और मेरा एक उद्देश्य होता है, हमेशा एक विकल्प रहता है कि आप लोग हमेशा 100% मार्क्स प्राप्त करें। देखो यहाँ ये इस कहानी को जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हमें यहाँ से ऑटोमेटिक सभी सवालों के जवाब बिना ऑप्शन के ही आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है कि संसार के प्राचीनतम दो नियोजित शहर किसे माना गया है? नियोजित, सही ढंग से सुसज्जित तरीके से, जिसमें एक व्यक्ति के नियम नहीं लगते हैं, सभी मनुष्य एक जगह खड़ा होकर के फिर एक सहमति से एक नियम लागू करना। और दो नियोजित शहर, प्राचीनतम शहर कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। देख लो कहाँ है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट। मोहनजोदड़ो एक ऋतिक रोशन की एक फिल्म भी बनी है, अब हीरोइन का नाम नहीं पता है मुझे, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल क्या है? नगर नियोजन, प्राचीन शहर, अन्न भंडार, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो एक अनूठी मिसाल, अभी बताया गया ना, नगर नियोजित। देखो 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 देखो, नियोजित शहर बताया गया है ना, तो सेम आंसर हो गया नगर नियोजन। प्राचीनतम नगर, और वो भी सुसज्जित ढंग से सजे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, सही विकल्प का चयन करना है आप लोगों को। यशोधर बाबू के बच्चे धर्म, रिश्तेदार, समाज को पिछड़ा मानते हैं, वे महत्वाकांक्षी और प्रगतिशील हैं, उनमें समय के साथ बदलाव आ गया है। मतलब क्या होगा? ये तो बात सही है, क्योंकि बच्चे धर्म, रिश्तेदार, समाज को पिछड़ा मानते हैं और वे महत्वाकांक्षी और प्रगतिशील हैं, उनमें समय के साथ बदलाव आ गया। बात तो दोनों सही है बेटा। तो कथन ए सही नहीं है, तो ये भी सही है। अरे आंसर यही है, कथन ए और कारण दोनों सही है, तथा कारण ए कारण आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों सही है, मैंने कहा ना दोनों सही है। आ, कथन ए तथा कारण ए दोनों सही है, किंतु आर तथा ए की सही व्याख्या नहीं करता है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, हाँ मतलब दोनों सही है, मतलब कहने का मतलब क्या है, दोनों सही हैं। ये आप लोग जब ये पढ़ोगे ये चैप्टर, तो आप लोग को पता चल जाएगा। आप लोगों को तो ध्यान से करना होगा सर, बताना नहीं है, सॉरी ये तो वितान से अलग से आया। नेक्स्ट है, विचार करना है, सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन उन्नत नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी सौंदर्य बोध है, बात तो सही है। मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर बसा है, बात तो सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के टीलों पर आबाद थी, ये भी सही है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, तीनों के तीनों सही आ रहे हैं। नगर नियोजन ये तो गलत हो गया है। फिर है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी सौंदर्य बोध है, ये तो सही है। मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर बसा है, ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता टीलों पर, टीलों आगे छोटे मोटे आ गया, ये गलत है। दो और तीन, दो और तीन, दो और तीन, दो और तीन सही है। देखो आंसर ये ना, दो और तीन सही है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखना है यहाँ पे, देखो छोटे मोटे टीलो, यदि ये छोटे मोटे नहीं होता टीलों पर बसी है, फिर बात तो सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन छोटे मोटे दे दिया मतलब छोटा भी है और बड़े टीलों पर बसी है, तब दोनों सही है। कहानी सिल्वर वेडिंग में यह वाक्य, यानी सिल्वर वेडिंग कहानी है, उसमें सिल्वर वेडिंग जानते हैं ना, 25वीं शादी की सालगिरह वाईडी साहब बनाते हैं ना, बनाते नहीं, उसके उसका पुत्र जो बड़ा है वो बनाता है। वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे, किसने कहा? यानी
ऐसी खुशहाली भी क्या, जो अपनों में परायापन उत्पन्न कर दें। तुम घर जाओ, सब अलग अलग, वो मोबाइल लेके अपना बैठा हुआ है अलग से, वो लेके अपना अपने रूम में, वो अपने अपना मोबाइल लेके बैठा हुआ है, अपनी उसकी पत्नी है वो भी रूम में मोबाइल लेके बैठी हुई है, वो अपना कार्य करिए, वो अपना कार्य, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। इन पहले क्या था, जब मोबाइल नहीं था तो परिवार के सभी सदस्य एक जगह बैठ करके बातें किया करते थे, एक दूसरे की पूछा करते थे, लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वही सबसे बड़ी कमी आज यहाँ नजर आ रही है। तो ऐसा किसने कहा, वाईडी बाबू ने, जिसकी सिल्वर वेडिंग, जिसके ऊपर ये कहानी टिकी हुई है। इसमें दो जुमले हैं, वो दोनों जुमले मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, वो जुमले कौन कौन से हैं। एक तो मैं बता देता हूँ, सम हाउ इम्प्रॉपर, जिसका नाम तुम्हें याद नहीं होता तो कठिन शब्द तो मैं बता देता हूँ एक जुमला। दूसरा जुमला आप लोगों को बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। जूझ कहानी का लेखक पढ़ना क्यों चाहता है, क्यों पढ़ना चाहता है अभी लेखक? जो बच्चा था, कामचोर आदमी का जो बच्चा था, वो पाठशाला जाने के लिए तड़पता है, बहुत ज्यादा तड़पता है, उसकी माँ को भी कहता है, लेकिन अंत में भी वो जाता है। किसके अनुसार, कौन समझाता है उसके पिता को, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो कहानी का लेखक जो है वो रोजगार प्राप्त करने के लिए जाता है पाठशाला। जूझ कहानी में लेखक का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। लेखक के पाठशाला ना जाने पाने का क्या कारण है, लेखक पाठशाला क्यों नहीं जाता था? उसका जाने का मन तो बहुत ज्यादा करता था, लेकिन फिर वो नहीं जा पाता। क्या कारण था उसका? दादा का कामचोर स्वभाव, दादा पिताजी को ही वो दादा कहता था, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, कभी तो बन गया था सोनल करके। ठीक है, हाँ। कहानी सिल्वर वेडिंग में यशोधर बाबू के बच्चों के लिए कहा गया है कि बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं। इस पंक्ति से लेखक का क्या आशय है? सिल्वर वेडिंग बताना है कि बच्चों के लिए कहा गया था क्या, कि बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं। इसका मतलब क्या हो गया? जीवन के सभी सुख प्रिय हैं, पिता की दिनचर्या से नाराजगी, अच्छी पगार मिलना, आधुनिक जीवन शैली की ओर रूझना। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। यानी कि कहना बच्चे आधुनिक युवा हो चले, मतलब आधुनिक जीवन शैली की ओर उनका रुझान हो चुका है। और जैसा कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, जैसा परिवर्तन आ रहा है आप स्वयं में ऐसा परिवर्तन करना ही सीखेंगे। आप जैसा, जैसे मैं हूँ मान लो, आज मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। और मैं जैसे कि बच्चे, जैसे कि जैसे जनरेशन आ रही है, उनको जैसा जैसा समझ में आता है, मैं अपने पढ़ाने के तरीकों को नहीं बदलूंगा तो मैं फिर पिछड़ जाऊंगा। तो जैसा समय बदलता है उस समय के अनुसार आपको बदलना होगा, सीधी सी बात है बेटा। जूझ कहानी के शीर्षक का अर्थ क्या है? मतलब संघर्ष करना, हमेशा संघर्ष करते हुए रहना चाहिए। जीवन है ना संघर्ष का है। कहते हैं ना कि जीवन में समस्याओं का आना क्या है, जीवन में समस्याओं का आना एक क्या है, कि जीवन में समस्याएं आती रहती है, उन समस्याओं को आप लोग समाधान कर देना एक क्या होती है, कला होती है। यानी बिना जीवन, बिना समस्याओं का जीवन अच्छा नहीं लगता है। जब तक आप लोग संघर्ष करना नहीं सीखेंगे तब तक वो जीवन आपके लिए दुखदायी होगा, ध्यान रखना। अब देखो, एक क्या है, एक विषय पर लगभग 120 शब्दों का रचनात्मक लेखन लिखना है। 120 शब्दों में लगभग आपको एक रचनात्मक लेखन लिखना है। जैसे 3 देगा, वो तीनों में से आपको एक पर 120 शब्दों में लिखना है। क्या क्या दिया? डिजिटल युग और मैं, परीक्षा तनाव के कारण इसे रोकने के उपाय, उच्च शिक्षा हेतु छात्रों का विदेशों को पलायन। इस पर आपको 120 शब्दों में लिखना है। अभी ये भी अंक बांटा गया है। इसका जो आरंभ करेंगे उसका एक अंक, कैसे आरंभ करते हैं, किन शब्दों से करते हैं, सटीक शब्दों का प्रयोग करना है। विषय वस्तु जो लिखेंगे 3 अंक का है, प्रश्तुनि लिखे वो 1 अंक है, और भाषा के 1 अंक है। आप लोगों को तो ऐसे डिवाइड किया गया, ऐसे 6 मार्क्स का है ये। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। एक रचनात्मक लेखन है जो 6 अंकों का है। मैंने सिखा रखा है आप लोगों को बहुत अच्छे से, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, रचनात्मक लेखन बाय राजेंद्र सर। जैसे लिखोगे तो साइंस अड्डा 24/7 पे आप जाओगे तो वहाँ प्लेलिस्ट में भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़कर लगभग 40 शब्दों में निर्देशानुसार उत्तर देना है आप लोगों को। क्या है? कहानी के नाट्य आरंभ में संवादों के महत्व पर टिप्पणी लिखना है। कहानी के नाट्य रूपांतरण में एक चैप्टर का नाम है, कहाँ से है ये? कहानी के नाट्य रूपांतरण, संवादों के महत्व पर टिप्पणी, यानी कि किसी भी कहानी को नाटक में रूपांतरित करते हैं। संवाद जो होता है, जो संवाद आगे किसी कहानी का नाटक को बढ़ाता है, उसमें आप लोग उस पर, उसके संवादों के महत्व पर टिप्पणी लिखना है।
तो अभिव्यक्ति और माध्यम से लिया गया है। अब देखो क्या क्या करना है आप लोगों को। कहानी का नाट्य रूपांतरण करते हुए दृश्य लिखने के बाद के कथा वस्तु के अनुसार ही संवाद लिखे जाने चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है, किसी भी कहानी को आप लोग पढ़ रहे हो, उसको नाटक में रूपांतरित कर रहे हो, तो पहले कहानी में तो क्या होता था, कोई दृश्य दिखाने नहीं पड़ते, लेकिन नाटक में दिखाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो लाइन पढ़ रहे हो उसका एक दृश्य अपने दिमाग में इंकित करो कि इसका दृश्य क्या होगा। उसके बाद आप लोग कथा वस्तु को आगे बढ़ा सकते हैं। ये संवाद संक्षिप्त, छोटे होने चाहिए, पात्रानुकूल, पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए, प्रसंगानुकूल, प्रसंग भी अनुकूल होना चाहिए, सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखे जाने चाहिए। जो जितने भी संवाद आप लोग लिखेंगे वो छोटे भी होने चाहिए, पात्रों के अनुकूल भी होना चाहिए कि ये पात्र उसे बोल सकता है नहीं बोल सकता है, और एक सामान्य भाषा होनी चाहिए जिसे प्रत्येक पाठक समझ सके। इसके लिए हम मूल कहानी के संवादों को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, यानी जो कहानी लिखी हुई है हम दृश्य के अनुसार उन वाक्यों, बड़े बड़े वाक्यों को छोटा बना सकते हैं, और आवश्यकता अनुसार नए संवाद भी गढ़ सकते हैं। और जैसे हमें पता है कि ये कहानी जो लिखी गई थी, ये कहानी लिखी थी 1920 की, लेकिन आज जो समय, क्योंकि कोई भी कहानी को नाटक में परिवर्तन करते हैं ना, तो समय और स्थान का ध्यान रखना। किसी भी कहानी को नाटक में परिवर्तित करते समय और स्थान का सर्वाधिक महत्व होता है। उस समय जो कहानी लिखी गई थी उस समय के अनुसार लेखक ने लिखा था। आज जो कहानी लिखेगा, इस समय के अनुसार लिखा जाएगा, तो उस कहानी को इस समय में आज के समय के अनुसार दृश्य आपको बनाने हैं। और फिर जो बड़े बड़े वाक्यों को छोटे पे कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये पहले वाक्य नहीं बनता था, ये पहली चीज नहीं हो सकती थी, आज के समय के अनुसार आज ये चीज होनी चाहिए, तो हम ऐसे छोटे छोटे वाक्य बना भी सकते हैं, कुछ वाक्यों को डिलीट भी कर सकते हैं अपने कल्पना के अनुसार। संवाद कथानक को गति प्रदान करते, बात उसे, संवाद ही कथानक को आगे बढ़ाता है। चरित्र चित्रण की परिमार्जित किया जा सकता है, बात तो सही है, किसी का भी चरित्र है वो छोटा बड़ा परिमार्जित, यानी आप गठा बढ़ा सकते हैं। दृश्य के रूप में न ढलने वाली घटनाओं, प्रतिक्रियाओं का उल्लेख करते हैं। ठीक है, पात्रों के सामाजिक आर्थिक स्तर की जानकारी देने में सहायक है। यानी ये सब चीजें, किसी भी कहानी को नाटक में रूपांतरण करते संवादों के महत्व के बारे में टिप्पणी लिखना, ये सब चीजें आप लोगों को याद होना चाहिए और ध्यान रखना। मैं तो ये कह सकता हूँ अभिव्यक्ति और माध्यम से मैक्सिमम मैक्सिमम है ना, आपसे 10 से 15 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है डेस्क्रिप्टिव, उसमें से आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाने, 10 से 15 मैक्सिमम बता रहा हूँ आप लोगों को, 10 से 15 सवाल बनाऊंगा। उसमें से आपके ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा और सब्जेक्टिव भी आ जाएगा। बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसको ध्यान में रखना है, आगे सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अथवा में दूसरा सवाल क्या है कि नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, ये पूरा चैप्टर का नाम है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के संदर्भ में मैं शैली के प्रयोग के बारे में क्या मान्यता है। मैं उत्तम पुरुष शैली जिसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि सर्वनाम जो होता है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम जो 3 प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम और अन्य, तो मैं आता है उत्तम पुरुष में आता है। तो मैं के बारे में बताना है क्या है, नए तथा अप्रत्याशित विषयों में लेखन में मैं आत्मप्रक मैं शैली का प्रयोग किया जाता है, आत्मप्रक मैं शैली का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि निबंधों और अन्य आलेखों में मैं शैली का प्रयोग लगभग वर्जित होता है, यानी कि हम लोग उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, किसी आलेख या किसी निबंध मैं का प्रयोग हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, वर्जित यानी प्रयोग नहीं कर सकते। किंतु नए विषय और अप्रत्यक्ष विषयों पर लेखन में मैं शैली के प्रयोग से लेखक के विचारों और उसके व्यक्तित्व की झलक प्राप्त होती है। कोई भी एक नया लेखन लिख रहे हैं, इंसान जो भी लेखक है, जो भी कवि है, स्वयं के बारे में सोच करके जो घटना वो देख रहा है, वो वहां पे उसको खुद को रख करके फिर वो लिखता है। तो उस कवि की कल्पना विचार भी हमें जानने को प्राप्त हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, अच्छा है या बुरा है, या वो देश के बारे में सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, लोगों के बारे में सोच रहा है, स्वयं के बारे में सोच रहा है, घर के प्रति सोच रहा है, बाहर वालों के प्रति सोच रहा है। यह सब हमें उसमें झलक में दिखाई देती है। किसमें, किसी विषय पर हम लोग लिखते हैं तो उसमें मैं स्वयं को रखा, जैसे मान लो मैं कोई कहानी लिख रहा हूँ, मैं कोई निबंध लिख रहा हूँ, उस निबंध में जो मैंने पात्र रखा है उस पात्र की जगह मैं स्वयं हूँ, तो उसमें मेरे व्यक्तित्व की झलक हमें दिखाई देगी, इसलिए मैं शैली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। इस तरह का लेखन खुले मैदान की तरह होता है, इसमें इसमें बेलाग दौड़ने कूदने और गुलाचे भरने की छूट होती है। नए और अप्रत्यक्ष विषयों के लेखन के संदर्भ में कहा जा सकता है कि लिखने का कोई फार्मूला आज तक दुनिया में नहीं बना है।
जिस तरह के विषय दिए जा सकते हैं वे हो सकते हैं। आपके सामने की दीवार, उस दीवार पर टंगी घड़ी, उस दीवार में बाहर की ओर खुला खुलता झरोखा आदि इत्यादि। अर्थात लेखन के लिए लेखक के पास विषय सिद्धांत आदि कोई सीमा नहीं होती है। लेखक की कल्पना यथार्थ आदर्श पर कोई बंधन नहीं होते। कोई भी कवि किसी भी निबंध को, किसी भी लेख पर कोई आलेख लिखता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। वो उसको पता होना चाहिए कि कोई क्या लिख रहा हूँ, इसमें कितने शब्द सीमा होने चाहिए, कितने पात्र होने चाहिए, ये सब उसे पता होना चाहिए। ठीक है। आ, अब दूसरे का अथवा देख लीजिएगा। टीवी की तुलना में रेडियो माध्यम की कोई दो सीमाएं बताएं। टीवी की तुलना में रेडियो की कोई दो सीमाएं, दो कमियां बतानी है। आप लोग पता है टीवी में क्या होता है, दृश्य हमें दिखाई देते हैं और सुनाई भी देते हैं, लेकिन रेडियो में दृश्य दिखाई नहीं देते हैं, हम केवल सुन सकते हैं। देखो, रेडियो माध्यम में सचित्र प्रसारण की सुविधा नहीं है, जबकि टीवी में यह सुविधा जनक है। टीवी माध्यम की तुलना में रेडियो माध्यम में प्रसारणकर्ता के लिए श्रोताओं को बांध कर रखना कठिन कार्य है। बात तो सही है। टीवी में तो क्या होता है कि चित्र भी दिखाई देगा और उसकी उससे संबंधित आवाज भी सुनाई देगी, तो सामने वाला बैठा रहता है, अरे वाह कितना अच्छा चित्र। कभी कभी तो आवाज अच्छी नहीं लगती तो चित्र तो अच्छा लगता है, कभी दोनों अच्छे लगते हैं। लेकिन रेडियो में आपकी आवाज आकर्षक होनी चाहिए और पाठक को भानने वाले होने चाहिए, और वह भी साधारण बोलचाल, सामान्य भाषा का प्रयोग होना चाहिए, सामान्य बोलचाल का प्रयोग होना। ये दो कमियां हैं। दूसरी कमी अच्छे से ध्यान रखना, पहले सभी बता देंगे कि टीवी की तुलना में रेडियो माध्यम प्रसारण करता श्रोताओं को भान कर रखना कठिन कार्य है। बात तो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़, किन्हीं दो प्रश्नों के लगभग 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। शब्दों में उत्तर देना, 60 शब्दों में आप लोगों को। आपको श्रोताओं, दर्शकों या पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, टीवी और रेडियो में से सबसे सशक्त माध्यम कौन सा लगता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दे। यानी कि प्रिंट के माध्यम से, प्रिंटर होता है ना, प्रिंट में अपना हार्ड कॉपी प्राप्त कर लेते हैं। टीवी और रेडियो में से आप लोग किसे सशक्त माध्यम बनते हैं जिससे पाठक या जो सामने वाला दर्शक है वो जुड़ा रहे हमसे? तो आप उसके बारे में कुछ तर्क देने हैं, तो टीवी के बारे में देंगे, सभी पता है सीधा। उत्तर, प्रिंट माध्यम में पसंद के अनुसार किसी पृष्ठ को एक बार या उससे अधिक बार पढ़ा जा सकता है। यहाँ प्रिंट माध्यम का दिया गया है, जिसको जो अच्छा लगे वो लिख देना आप लोग तीनों में से। शब्दों में स्थायित्व होता है, फिक्स शब्द होते हैं। पढ़ते हुए उसे लिखे हुए पर विचार भी किया जा सकता है प्रिंट माध्यम में, यानी आप लोगों ने प्रिंट आउट निकाल, आप उसमें जोड़ ताड़ गांठ कर सकते हैं। टीवी में समाचार अथवा फिल्में हम भी देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। यह माध्यम दर्शकों को बांधे रखता है। एक मिनट रुकना। आपको श्रोताओं, दर्शकों या पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि में प्रिंट माध्यम, टीवी, रेडियो में सबसे सशक्त माध्यम कौन सा? हाँ, एक के बारे में देना है आप लोगों को। मैंने टीवी के बारे में यहाँ थोड़ा सा दे दिया है। समाचार व पात्र दिखने में सजीव लगते हैं तथा सचित्र प्रसारण से समाचार अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। यानी कि आप लोग समाचार दिखते हैं ना, तो उसमें चित्र दिखाई देता है ना, तो वो आपको सजीव से लगता है, निर्जीव से नहीं लगता है। टीवी के माध्यम में ये टेलीविजन माध्यम साक्षर व निरक्षर दोनों प्रकार के लोगों के लिए उपयोगी होता है। बात तो सही है। टेलीविजन में कम समय में हम अधिक समाचार देख सकते हैं, ये भी सही है। समाचारों में रुचिकर ढंग से दिखाया जा सकता है, ये भी सही है। अब देखो, मैंने तीनों के बारे में, यहाँ देखो, ये रेडियो के बारे में हो गया है, और यहाँ से टीवी के बारे में हो गया है, और ये हो गया है आपके प्रिंट माध्यम से हो गया। आपको एक के बारे में लिखना है 60 शब्दों में। ठीक है। रेडियो देश के कोने कोने तक पहुंचता है। रेडियो सस्ता माध्यम है, बात तो सही है। महंगा भी नहीं आता। साक्षर निरक्षर सभी के लिए समान से उपयोग, बात तो सही है। चाहे पढ़ा हुआ हो चाहे अनपढ़ हो, रेडियो की भाषा सभी को समझ में आती है, क्योंकि वो सामान्य बोलचाल में लिखा हुआ समाचार उसमें होता है। ठीक है, आगे देखिए। डिजिटल मीडिया के उदय ने समाचार लेखन की उल्टी पिरामिड शैली के उपयोग को कैसे प्रभावित किया? देखो, उल्टा पिरामिड शैली समाचार लिखने की सर्वोत्तम शैली मानी जाती है, और अमेरिका में इसका विकास हुआ था। और माना जाता है कि इस उल्टा पिरामिड शैली में इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अब इसमें जो पहला भाग होता है, उसमें प्रथम 4 ककारों का प्रयोग, किसी भी समाचार को लिखने के लिए 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। अब ये ऐसी होती है इस प्रकार से, ऐसे ऐसे ऐसे। ये बॉडी इंट्रो होता है,
ये समापन होता है। ठीक है, इस प्रकार से 3 भागों में बटा होता है। तो उल्टा पिरामिड शैली विशेषतः प्रयोग मुद्रित या प्रिंट माध्यम तथा रेडियो में होता है। यानी कि आप किसी प्रकार समाचार लेखो, टीवी के लिए, समाचारों के लिए या रेडियो के लिए, प्रत्येक में उल्टा पिरामिड शैली से अच्छी शैली कोई और नहीं है। आज भी इसी का प्रयोग किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज को पहले लिखा जाता है और सबसे कम महत्वपूर्ण को सबसे अंत में लिखा जाता है। लेकिन कहानी और उपन्यास में ऐसा बहुत कम होता है। जैसे हम कोई फिल्में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, सारा जो मुख्य चीजें होती हैं वो बाद में दिखाई जाती है, लेकिन वो चीजें समाचारों में पहले ही दिखा दी जाती हैं। डिजिटल मीडिया अधिक तीव्र एवं विस्तृत होने के कारण केवल उल्टा पिरामिड शैली पर नहीं है आश्रित नहीं है। घंटे 2 घंटे में लोग स्वयं को अपडेट रखने लगे हैं। साथ ही डिजिटल मीडिया दृश्य और श्रव्य की सुविधाओं से लैस है। दृश्य और श्रव्य माध्यम जैसे टीवी, इंटरनेट इत्यादि इत्यादि के समाचार सूचना का एक बड़ा भाग दृश्य देखकर ही समझ आ जाता है। अतः उल्टा पिरामिड शैली अब समाचार लेखन की अन्य तरीकों में से एक अन्य तरीका अथवा शैली ही है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, आप चाहे टीवी के लिए लिखो चाहे रेडियो के लिए लिखो, लेकिन उल्टा पिरामिड शैली सर्वोत्तम शैली कोई नहीं है, क्योंकि इसमें है ना किसी प्रकार के दृश्य को हम लोग दिखाते हैं, उसी प्रकार की शैली का हम लोग इसमें प्रयोग कर सकते हैं, जिसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। आप ये कह सकते हैं डायरेक्ट किसी भी समाचार को लिखने के लिए उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। और इन चीजों को, आप इन शब्दों को पढ़ लेना, क्योंकि सीबीएसई द्वारा कहा जाता है ना कि कुछ लाइनों को, कुछ शब्दों को फिक्स कर देता है, और वो वही क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है, जो जांच करता है कॉपियों को, तो वह उन शब्दों को ज्यादा ध्यान में रखता है, क्योंकि सैंपल पेपर एक ऐसा सैंपल पेपर है जिसके शब्दों को आप लोग ध्यान से रख करके फिर आप लोग ऐसा ही आंसर आप लोग सामने रखते हैं अपने कॉपी में, तो सामने जो एग्जामिनर होता है ना, वह भी उसे देखता है और उसे यही पढ़ा हुआ याद होता है, और उसी के अनुसार वह आपको अंक देगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा तुम्हें कम समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि इन शब्दों को आप लोगों को ज्यादा याद रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि एक टीचर पढ़ाया हुआ, एक सामने लिखा हुआ, उन दोनों का मेल खा रहा है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, समाचार पत्रों में विशेष लेखन से आप क्या समझते हैं? देखो, एक दो प्रकार का लेखन होता है समाचार पत्रों में, एक विशेष लेखन होता है, एक सामान्य लेखन होता है। मैंने कहा ना, एक तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग करना, एक रिपोर्टिंग करना, यानी कि एक किसी भी घटना के बारे में सामान्य चीजें लिख देना रिपोर्टिंग कहलाता है, और एक बारीकी से लिखना किसी समाचार के बारे में, तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहलाता है। विशेष लेखन क्या हो गया, बारीकी से किसी की विषय के बारे में लिखना। देखो, अखबारों के लिए समाचारों के अलावा खेल, अर्थ व्यापार, सिनेमा तथा मनोरंजन आदि विभिन्न क्षेत्रों में विषयों से संबंधित घटनाएं, समस्याओं आदि संबंधित लेखन विशेष लेखन कहलाता है। यानी किसी भी खेल, यानी कि मान लो क्रिकेट पसंद है, आपको कोई भी खेल पसंद है, तो खेल एक पृष्ठ अलग से होता है, तो उस खेल पृष्ठ का जो विषय विशेषज्ञ होता है ना, वही लिखेगा, जिसको उसकी जानकारी कुछ ज्यादा होती है। जब किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लेखन किया जाता है, तो उसे विशेष लेखन कहते हैं। मैंने कहा ना, सामान्य से हटकर, यानी किसी घटना के बारे में, किसी क्षेत्र के बारे में आपने सामान्य जानकारी दी, तो सामान्य लेखन हो गया, रिपोर्टिंग हो गया। और उसी घटना के बारे में विशेष बारीकी से उस घटना के बारे में आपने लिखा, जानकारी प्राप्त करके, फिर वो कहलाता है विशेष लेखन। सामान्य से हटकर लिखना विशेष लेखन कहलाता है। अतः विशेष लेखन की भाषा और शैली समाचारों की भाषा शैली से अलग होती है, ये भी ध्यान रखना। एक विशेष लेखन के कई क्षेत्र हैं, जैसे व्यापार हो गया, खेल, मनोरंजन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि इत्यादि। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि खेल क्षेत्र अलग हो गया, आर्थिक क्षेत्र अलग हो गया, व्यापार क्षेत्र अलग हो गया, कृषि क्षेत्र अलग हो गया, मनोरंजन क्षेत्र अलग हो गया, विज्ञान क्षेत्र अलग हो गया, प्रौद्योगिकी क्षेत्र अलग हो गया। तो इनके लिए एक अलग से एक शैली बनाई जाती है। वो भी जो लिखता है ना लेखक, वो उसके ऊपर निर्भर करता है, जो समाचार लिखता है ना, उसके पत्रकार लिखता है ना, उसके ऊपर निर्भर करता है वो क्या है क्या नहीं लिख रहा, क्योंकि वो ऐसा लिखेगा कि जिससे कि जो पाठक है वो उसे पढ़ करके उसका वेट करे कि कब इस पत्रकार का कोई लेख छपेगा और मैं उसे पढूं। उदाहरण जैसे देखो, उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, शेयर बाजार में भारी भारी गिरावट, सामान्य रिपोर्टिंग में तथ्यात्मक बातें होंगी। शेयर बाजार में भारी गिरावट, विशेष लेखन के अंतर्गत खबर का विश्लेषण, गिरावट का कारण तथा निवेशकों का इसका असर इत्यादि पर लिख रहा हूँ। देखो, उदाहरण क्या दिया गया, यानी शेयर बाजार में गिरावट आ गई, तो सामान्य रिपोर्ट में क्या हो जाएगा, तथ्यात्मक बातें होगी कि शेयर बाजार गिर गया है, बस ये होगा। कौन कौन सा शेयर बाजार गिर गया ये आपको बता दी जाएगी। लेकिन जो विशेषीकृत जो होता है, विशेष लेखन जो होता है, उसमें ये बताया जाएगा कि ये शेयर बाजार गिरा कैसे, उसके गिरने का कारण क्या है, उसको बहुत उस खबर को विश्लेषणात्मक बारीकी से आपको बताया जाएगा।
फिर बताएगा कि निवेशकों पर इस शेयर बाजार गिरने से क्या असर पड़ा है, किस कंपनी पर ज्यादा असर पड़ेगा, किस क्षेत्र पर ज्यादा असर पड़ेगा, ये सब बारीकी से जानकारी देना ही क्या कहलाता है, विशेष लेखन कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं दो प्रश्नों के लगभग 60 शब्दों में उत्तर देना। तीन में से दो प्रश्नों का आपको आंसर ध्यान से देना है। बारिशों के बाद भादों के पश्चात प्रकृति में परिवर्तन का कवि ने किस प्रकार वर्णन किया है? पतंग कविता के आधार पर अपने शब्दों में वर्णन करें। पतंग कविता आलोक धनवाजी जी के ऊपर बताना है कि बारिशों के बाद भादों के पश्चात प्रकृति के परिवर्तन का कवि ने किस प्रकार वर्णन किया है। यानी कि जैसे ही भादुओ यानी भादुआ महीना चला गया है, बारिश का महीना जा चुका है, झमाझम बारिश का महीना जा चुका है, उसके बाद पतंग का मौसम जो आता है, कौन सी ऋतु आती है, वो सब आपको मैंने बता रखा है। उसके अनुसार आप लोग बताना है। देखो, अच्छा इससे पहले मैंने लिखा नहीं है आपको, हवाओं में मनोरम सुविधा महक फैल जाती है। देखो इसमें क्या लिखना है आप लोग, इसमें लिखना है जैसे ही भादवा महीना चला गया है तो कौन सी ऋतु आती है, बता सकते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके। जो क्या अपनी चमकीली साइकिल चलाते हुए, याद है मैंने बताया था, मौसम आसमान को साफ करते हुए जिससे कि इस दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, सी आ, पतंग उड़ाते बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अपनी तेज साइकिल अपनी चमकीली साइकिल घंटी को तेज जोर जोर से बजाते हुए, आपको याद होगा तो कौन सी ऋतु थी, शरद ऋतु। ठीक है, वो ध्यान आपको रखना है। तो आप लोग को बताना है कि भादों के पस प्रकृति में परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन कैसे होगा कि सब जगह हरियाली हरियाली हो जाती है, और जो वायु है वो भी सुगंधित हो जाती है फूलों के कारण, और दूसरा हरे रंग बिरंगे हरे भरे रंग बिरंगे फूलों की सजावट से पूरा वातावरण मनोरम हो जाता है। और यह एक ऐसा मौसम है जिसमें आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है और इसमें रंग बिरंगी तितलियां उड़ती रहती हैं। उसके आगे आप ये लिख सकते हैं कि शरद ऋतु के आगमन चारों ओर उत्साह और उमंग का वातावरण बताया गया है, पतंगबाजी का माहौल बन गया है, तितलियों का रंग बिरंगी तितलियां उड़ने का माहौल बन गया है, खुशबू यानी कि जैसे हवा का संचरण होता है तो फूलों की सुगंधित फूलों की खुशबू का आवागमन भी हो गया है। बहुत कुछ आप लोग लिख सकते हैं। कैसे करेंगे आप लोग, आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लिखना पतंग बाई राजेंद्र सर या पतंग पाठ का सार बाई राजेंद्र सर, तो मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हो जाऊंगा। बहुत अच्छे से मैंने इसको समझा रखा है कहानी के रूप में। शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए उसमें उसे साइकिल लेकर आते हुए चंचल बालक की तरह चित्रित किया गया। किसको, शरद ऋतु को, क्योंकि यहाँ पूरी कविता का मानवीकरण किया गया है। नेक्स्ट है, छोटा मेरा खेत, उमा शंकर जोशी, याद हो तो। कविता में अंदर और बीज से कवि का क्या तात्पर्य है? अंदर और बीज से, बीज रूपी शब्द, शब्दों का आंधी, अंदर आंधी तूफान, यानी शब्दों का एक ऐसे ही आंधी आई कवि के मन में जिसे वह शब्द रूपी यानी बीज के रूप में शब्दों को वह कविता के रूप में लिख दिया। यानी कविता में शब्दों को लिख डाला, मतलब कहने का कविता लिख डाली वो शब्दों के रूप में। बीज शब्द, आंधी विचारों का प्रभाव। अंदर का अभिप्राय है जब भावों की आंधी आती है, जब भावों का विचार आता है कविता लिखने के लिए, रचना शब्दों का रूप लेकर कागज पर जन्म लेने लगती है। कहने का तात्पर्य क्या है, कवि के मन में एक विचार आया कि ये कविता लिखी जाए, एक भावों का एक शब्दों का ऐसा विचार आया जिससे उन्होंने शब्द रूपी बीज कविता के पन्ने पर लिख दिया, यानी पन्ने पर कविता लिख डाली है। वास्तव में भाव ही कविता रचने का पहला चरण है। बीज से कवि का आशय जब भाव आंधी रूप में आते हैं तो कविता रचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कहने का तात्पर्य है, पहले तो एक विचार आया कि मैं एक ऐसी कविता लिख सकता हूं। अब वो कविता कवि लिखता है तो वह शब्द रूपी बीज उसमें बोल, जैसे कि जिस जिस प्रकार एक किसान है, वह जैसे बारिश आ जाती है, बारिश के बाद आंधी तूफान सब कुछ आ जाता है, उसके बाद वह क्या करता है, खेत में अपना बीज डाल देता है। बीज वो गल करके एक फिर धीरे धीरे एक वो बीज गल करके एक अंकुर फूटता है ना, अंकुर फूटने के बाद में एक फसल के रूप में वो तैयार हो जाता है। वैसे ही कवि भी क्या करता है कि जैसे ही आंधी आई, शब्दों की आंधी आई कवि के मन में, विचारों की आंधी, विचारों की एक आंधी आई, तो उसने क्या किया, एक शब्द बीज रूपी शब्दों को कविता के रूप में लिख डालता है। इन कविता में क्या होता है, शब्दों का खेल होता है। आप कोई भी कविता लिखते हैं उसमें शब्दों का खेल होता है। उसी प्रकार यहाँ पर कवि ने थोड़ा समझाने की कोशिश यहाँ पर की है। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लिखना है छोटा मेरा खेत, पाठ का सार बाई राजेंद्र सर। मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है, इनके आंसर भी समझा रखा है मैंने। व्यक्ति पर प्रशंसा का क्या प्रभाव पड़ता है, बात सीधी थी पर कविता की
आधार बताना है। अब आपको क्या करना है, पूरी कविता पढ़नी है। बात सीधी थी पर पाठ का सार भाई राजेंद्र से जैसे ही करोगे तो मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा एक छोटा सा सेशन लेकर के। तो इसमें क्या है, कवि व्यक्ति पर प्रशंसा का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि व्यक्ति पर, उस व्यक्ति को महसूस हो जाता है कि जो शाबाशी वाह-वाह दिख रही है, ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। क्योंकि मैंने जो कथन मुझे कहना था वो सीधा बिल्कुल सरल था, मैंने उसे बनावटीपन भाषा के चक्कर में उसे उलझा डाला है, अब ये सब मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। वैसे उस इंसान को पता चल गया था। प्रशंसा से व्यक्ति स्वयं को सही व उच्च कोटि का मानने लगता है। वह सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता, उसका विवेक क्षीण हो जाता है। कवि कविता में प्रशंसा मिलने के कारण कवि अपनी सहज बात को शब्दों के जाल में उलझा देता है। फलतः उसके भाव जनता तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि कवि क्या कर पाता है कि जो कथन सीधा एवं सरल था उसे बनावटीपन भाषा के अंतर्गत उसे फंसा डालता है। अब वो बात तो थी ना, ऊपर ऊपर से सही स्पष्ट दिख रही थी, लेकिन उसका भाव मर चुका था। जब वो कवि नहीं समझ पा रहा था तो पाठक उसे नहीं समझ पा रहा था, नहीं समझ पाएगा। सीधी और सरल बात को कहने के लिए जब कवि चमत्कारिक भाषा का प्रयोग करता है, तब वह जो कहना चाहता है, तब भाषा के चक्कर में भावों की सुंदरता नष्ट हो जाती है। इसलिए ही भाषा ने एक शरारती बच्चे के रूप में कवि से अंत में पूछती भी है, क्या आपने कभी भाषा को सहुलियत ढंग से प्रयोग करना नहीं सीखा? तो कवि स्वयं भी कहता है कि मेरी बात बिल्कुल सरल एवं सहज थी, लेकिन मैंने भाषा के चमत्कारपूर्ण या बनावटीपन भाषा के चक्कर में फंस करके मैंने अपनी बात को उलझा चुका था। अब मैं स्वयं ही नहीं समझ पा रहा था मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नंबर 11 है। टोटल 14 पर्सन होंगे, ध्यान रखना, मैं बता चुका हूँ। डेस्क्रिप्टिव में 8 होंगे और बाकी आपके सब्जेक्टिव होंगे। कैमरे में बंद अपाइज कविता के आधार पर स्पष्ट करें कि दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने कमजोर को ही क्यों लाते हैं। देखो, कैमरे में बंद अपाहिज कविता है रघुवीर साहनी जी की, तो वहां से एक बंद कमरे में एक अपाहिज व्यक्ति को लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि वो अपने आप को क्या कहते हैं कि हम समर्थ शक्तिशाली हैं और एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो देखो क्यों लाते हैं वो। दूरदर्शन वाले जानते हैं कि समाज में कमजोर अशक्त लोग के प्रति करुणा का भाव होता है, क्योंकि जनता, मीडिया वाले लोग जानते हैं कि हम जब किसी गरीब को लाएंगे ना, तो सामने वाला जो दर्शक मुझे देख रहा है ना, वो उस दर्द को अपना दर्द समझेंगे और हमें क्या मिल जाएगी, सहानुभूति मिल जाएगी, जिससे हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी, हमारे पास पैसा बहुत सारा आएगा। और मीडिया लोग क्या करते हैं, किसी भी के भी दुख को अपना व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। लोग दूसरे के दुख के बारे में जानना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि इसको ये क्या हो रहा है, वो अपने बारे में नहीं जानने की कोशिश करते, दूसरे की थाली में ज्यादा जानने की कोशिश करता है। प्रत्येक संसार में प्रत्येक व्यक्ति का यही एक रवैया है आज के जमाने में। दूरदर्शन वाले इसी भावना का फायदा उठाना चाहते हैं, अपने लाभ के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाते रहते हैं। तो इसीलिए कवि एक अपाहिज व्यक्ति को लाते हैं, एक धनवान व्यक्ति को इसलिए नहीं लाते भी इसको कोई दुख तो है नहीं, तो उसे हम क्यों देखेंगे। लेकिन एक गरीब व्यक्ति को लाते हैं, फटे उठे। आप एक है ना, फटे कपड़े वाला यूट्यूब पर एक शॉर्ट्स बना के डालो, एक फटे हुए कपड़ा है, उसका मुंह चेहरा है काले रंग, काला मतलब काला सा हो गया, धब्बे धब्बे कर दो ना, ये फटे कपड़े, फिर वो देखना उसमें देखना व्यूज कितने आएंगे, बहुत सारे आएंगे। और उसमें लिख देना एक गरीब व्यक्ति की दास्तान, ऐसा मन में आगे मैंने बता दिया, ऐसा लिख लेना आप तो। और एक सुंदर से व्यक्ति को खड़ा करना और लिखना एक विद्वान व्यक्ति की दास्तान, तो देखना किस में ज्यादा व्यूज आते हैं। तो उसी में आएंगे, तो वो मीडिया वाले जानते हैं और वही कार्य वो कर रहे हैं। बादल राग कविता के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए, विप्लव रव से ही छोटे शोभा पाते हैं। यानी कि निराला जी कविता है, विप्लव रव क्रांति से ही छोटे लोग ही शोभा पाते हैं। जब जब देश में क्रांति हुई तब तक लोगों का, गरीब लोगों का भला हुआ है। विप्लव रव से तात्पर्य है क्रांति से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कवि के अनुसार जब क्रांति होती है तब गरीब लोगों में या आम जनता में जोश भर जाता है। वो सोचते हैं कि अब हम डबल मेहनत से अपना जीवन गुजारा, डबल मेहनत करेंगे और अपना जीवन को गुजार ले। यह वही वर्ग है जो शोषण का शिकार होते हैं। अतः जब समाज में क्रांति होती है तो इसी वर्ग से आरंभ होती है, क्योंकि बात कहते हैं ना, जब जब देश में क्रांति हुई, जब तक गरीब लोगों के प्रति बहुत अच्छा हुआ है। उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे और क्यों की गई है? उषा कविता के लेखक कौन है, जल्दी से मुझे बताना है आप लोगों को। तो भोर के नभ की तुलना किससे और क्यों की गई है? भोर यानी सुबह सुबह, आकाश, भोर का नभ यानी सुबह सुबह का आकाश, आकाश सुबह सुबह की जो रोशनी होती है उससे तुलना किससे की गई है? तो क्या हुआ, प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लिपे हुए गीले चौके से की गई है। इस समय आकाश नम और धुंधला होता है।
इसका रंग राख से लिपे चूल्हे जैसा मटमैला होता है। जिस तरह चूल्हा चौका सूख कर साफ हो जाता है, उसी तरह कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ व निर्मल हो जाता है। यानी कि इसमें है ना उषा कविता में सूर्योदय से पहले का वर्णन किया गया है। सूर्योदय से पहले जो उषा की लालिमा होती है, उसके बारे में यहाँ हमें एक ग्रामीण चित्र शैली के अंतर्गत बताया गया है। जिस प्रकार से उषा रूपी स्त्री, जो कोई भी स्त्री उठती है गांव में, सुबह से उठते अपने चौके को लीप देती है, और वह उसमें वातावरण में नमी के कारण वह अभी गीला नजर आ रहा है और वह स्वच्छ व साफ भी हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है। एक बार अच्छे से कैसे समझेंगे आप लोग, अच्छे समझना है तो आप लोग प्रत्येक कविता, कोई बात चैप्टर हो, आप लोग लिखेंगे। जैसे उषा लिख दिया, पाठ का सार बाय राजेंद्र। यूट्यूब पर ऐसे ही लिखना है आप लोगों को, अंग्रेजी में लिख देना ऐसे, उषा पाठ का सार। हिंदी में लिखना कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में भी आ जाऊंगा। पाठ का सार बाई राजेंद्र सर। तो मैं आपके सामने कविता लेकर आ जाऊंगा, ठीक है, प्रत्येक कविता लेकर। आगे देखो, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि भक्तिन है ना, वह अपनी बात को हमेशा ऊपर रखना चाहती है। वो अपनी बातें तो दूसरों को सिखा सकती है अच्छे से, लेकिन दूसरों की बातें वह नहीं सीख पाती। इसलिए कवि लेखिका ने ऐसा कहा है, महादेवी वर्मा ने। भक्तिन अपनी गलती बात को सही करने के हजारों तर्क सामने रख देती है। मतलब अपनी बात को हमेशा ऊपर रखती है, चाहे कैसी भी हो। भक्ति लेखिका की सुविधा नहीं देखती है, हर बात को वह अपनी सुविधा अनुसार करती थी। यानी लेखिका की सुविधा के अनुसार नहीं करती, वो अपनी सुविधा के अनुसार करती थी हमेशा। लेखिका और भक्ति इनके बीच बाहरी तौर पर सेवक स्वामी का संबंध था, परंतु व्यवहार में यह लागू नहीं होता था। उनमें बहुत अच्छा संबंध, गहरा रिश्ता हो गया था। लेखिका भक्ति को खोना नहीं चाहती थी, और इसको कहानी को पूरा भी नहीं, ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, इसको वो पूरा भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो कहती मैं इसे पूरा कर दूंगी तो मैं भक्ति को खो दूंगी, लेकिन मैं भक्ति को खोना नहीं चाहती हूँ। भक्ति नौकर कम और जीवन की धूप छांव अधिक थी लेखिका के लिए। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती जी का है ध्यान रखना। पाठ के आधार पानी और बारिश के अभाव में गांव की दशा अपने शब्दों में वर्णन करना है। गांव की दशा का अपने शब्दों में वर्णन करना है। झुलसा देने वाली लू चलती है, ढोर डंगर प्यास से मर रहे थे, पर प्यास बुझाने के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं था। जेठ मास भी अपना ताप फैलाकर जा चुका था। आषाढ़ के भी 15 दिन बीत चुके थे। ये सवाल पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना, किस माह के 15 दिन बीत चुके थे। कुएं सूखने लगे थे, नलों में पानी नहीं था, खेत की माटी सूख सूख कर पत्थर हो गई थी। गली मोहल्ला गांव शहर हर जल लोग गर्मी से भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे थे। यानी कि इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए वो कहते हैं ना, 16 से 18 वर्ष तक के लड़कों, अर्धनग्न लड़कों का एक मेंढक मंडली के नाम से पुकारा गया था। वो प्रत्येक घर के सामने जाते और जो पानी भरा हुआ था वो उनकी लड़कियों के ऊपर डाल दिया करते थे। ऐसा कुछ है इसमें, एक बार देख लेना, आप लोग पढ़ लेना। ऐसे लिखना, काले मेघा पाने दे, पाठ का सर बाय राजेंद्र सर। सीरीज के फूल लेखक कौन है बताओ जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं शायद क्या है वो। निबंध में अवधूत रूप के रूप में लेखक ने किस महात्मा को याद किया है और क्यों? क्या नहीं, और क्यों? अवधूत कौन है यहाँ पे? महात्मा गांधी जी है। देखिए, ठीक है, लेखक को महात्मा गांधी की याद आती है अवधूत के रूप में। सीरीज के पेड़ अवधूत की तरह बाह्य परिवर्तन, धूप वर्षा आंधी लू सब में शांत बना रहता है तथा पुष्प, और यह पुष्पित पल्लवित होता रहता है। यानी कैसे, कहने का तात्पर्य क्या है, जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने ठान ली थी मैं देश को स्वतंत्र करा के रहूंगा, वो प्रत्येक कार्य को संघर्ष के साथ करते थे, चाहे कैसी भी मुसीबत आए हमेशा सामने खड़े रहते थे वो। उसी प्रकार सीरीज का फूल भी, चाहे कैसी भी गर्मी पड़े, प्रचंड लू क्यों आए, लेकिन फिर भी वो लोगों को, यानी कि हमेशा वो पुष्पित रहते थे, यानी फूलों को हमेशा खिलते हुए रखता था अपने ऊपर। ये ध्यान रखना। ठीक इसी तरह से महात्मा गांधी भी मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खच्चर को भवंडर के बीच स्थिर रह सके थे। मतलब हमेशा वो उपस्थित रहते थे किसी भी दशा हो। इस समानता के कारण लेखक को गांधी जी की याद आ जाती है, जिनके व्यक्तित्व ने समाज को सिखाया कि आत्मबल शारीरिक बल से कहीं ऊपर की चीज है, आत्मा की शक्ति है। जैसे श्रीश वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल, इतना कठोर हो सका, वैसे ही महात्मा गांधी भी कठोर और कोमल व्यक्तित्व वाले
थे। पढ़ लेना बेटा, इनको पढ़ना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर समता को कल्पना की वस्तु क्यों मानते हैं? समता सभी के लिए समान वस्तु है, ये तीसरा शब्द है जो कवि ने एक आदर्श समाज के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि हर व्यक्ति समान नहीं होता है, जन्म, सामाजिक स्तर, प्रयत्नों के कारण भिन्नता व असमानता होती है। मनुष्य जन्म से ही सामाजिक स्तर के अनुकूल तथा अपने प्रयासों के कारण भिन्न और समान होता है, अतः पूर्ण रूप से समता एक काल्पनिक स्थिति है। कहानी पहलवान की ढोलक व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलात्मक के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। पंक्ति को विस्तार दीजिए। पहलवान की ढोलक, लेखक का नाम बताओ जल्दी से मुझे। कहानी केवल सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की कहानी नहीं, बल्कि परंपरागत व्यवस्था पर नई व्यवस्था, भारत पर इंडिया के आपीत हो जाने की कहानी है। जैसे भारत पर इंडिया छाने लगा, आजकल किस देश के हो, भारत बहुत कम बोलते हैं। कौन हार गई? इंडिया। क्रिकेट की बात करें, कौन हार गई? इंडिया हार गई, भारत हार गया, ऐसा कोई नहीं बोलता है। वैसा ही है, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि एक परंपरागत व्यवस्था चलती आ रही है, उसमें कोई नया इंसान आ गया, फिर नई व्यवस्था लागू कर देना, उसी प्रकार ऐसा माहौल बना हुआ है। इस परिवर्तन के तहत लुटन पहलवान जैसे लोगों को लोक कलाकारों के पद से हटाकर निरीह जीवन व्यतीत करने को मजबूर किया जा रहा है। जैसे पहलवान है, लुठन सिंह पहलवान था, वो जैसे श्यामानंद राजा था, तो उसके राज्यकाज में बहुत अच्छे से उसने अपने जो दंगल के बाद जितने भी दिन बीते, वो सभी दिन बहुत अच्छे से अपने बच्चों, दोनों बच्चों के साथ में बिताए। लेकिन जैसे उसका श्यामानंद की मृत्यु हो जाती, तो विलायत से जैसे ही राजा आता है, तो उन्हें सभी जितने भी जो व्यवस्थाएं थी, उन सभी व्यवस्थाओं को उन्होंने बदल डाला था। उन्होंने विलायत जैसी व्यवस्थाएं वहां पे लागू कर दी थी, जिससे पहलवान को बाहर निकाल दिया गया था। और अंत तक वो कहते हैं ना कि बच्चे भी भूखे ही मरे अंत में, और स्वयं भी भूखे ही मर जाते हैं। तो वही बात यहाँ दर्शाई गई है। जिन्हें अपनी जरूरत का पता नहीं होता, वे लोग बाजार का बाजारोपन कैसे बढ़ाते हैं? क्योंकि मैंने कहा ना, जब मन खाली हो तब बाजार नहीं जाना चाहिए। समाज में कुछ लोग क्रय शक्ति के बल से बाजार से वस्तुएं खरीदते हैं। यानी क्रय शक्ति के बल से, यानी कि पैसा बहुत होता है लोगों के पास, वो अनाप शनाप चीजें खरीद लेते हैं, जब भी तो ये सामान महंगा हो रहा है आजकल। वे अपनी जरूरत का उन्हें अपनी जरूरत का पता बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कहते हैं ना कि कहता है ना कि थाली में उतना ही भोजन ले कि व्यर्थ ना जाए नाली में। लेकिन उन लोगों को भूख के बारे में नहीं पता होता, जो जिनको यही नहीं पता भूख क्या चीज होती है। यानी कहते हैं ना कि इतना ही खाना परोसना चाहिए अपने थाली में, जितना हम लोग खा सकें। लेकिन हम लोग व्यर्थ कुछ ज्यादा करते हैं। अब वो कौन करता है? जिसको भूख के बारे में नहीं पता होता, अमीर लोग जिसे कहते हैं। वही बात है, वे समाज में असंतोष बढ़ाते हैं। ये वो उन लोगों की है जो जिनके पास क्रय शक्ति, यानी कहने को पैसा बहुत ज्यादा है, अनाप शनाप चीजें खरीद लेते हैं, तभी तो ये चीजें महंगी होती हुई जा रही है। जैसे आप लोग लिखोगे ना बाजार निबंध पाठ का सार बाय राजेंद्र सर, तो मैं आ जाऊंगा, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है इन सब। सामान्य लोगों के सामने अपनी क्रय शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपनी शानो शौकत के लिए उत्पाद खरीदते हैं और बाजारोपन को बढ़ाते हैं। ऐसे लोग बाजार से न सच्चा लाभ उठा पाते हैं, न सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे धन के बल पर बाजार में कपट को बढ़ाते रहते हैं, महंगाई को बढ़ाते रहते हैं। अंतिम सवाल है 14। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू को अपने बच्चों की आकर्षक आय समहाउ इम्प्रॉपर क्यों लगती है? बच्चों की आकर्षक आय, यानी कि उसका बड़ा बेटा जिसे 1500 रुपये माह का मिलता था, तो उसके बारे में यहाँ थोड़ा सा बताया गया है। यशोधर बाबू के अनुसार पैसा कमाने का साधन मर्यादित है, तो उससे होने वाली आय पर सभी को गर्व है। उनका वेतन बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, उससे अधिक महंगाई भी बढ़ती जाती थी। उनकी आय में हुई वृद्धि का असर उसके जीवन स्तर को सुधार नहीं पाता। यशोधर बाबू के बच्चे किसी बड़ी विज्ञापन कंपनी में नौकरी पाकर रातों रात मोटा वेतन कमाने लगे। यशोधर आता था, बाबू को इतनी मोटी तनख्वाह का रहस्य समझ में नहीं आया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि यशोधर बाबू को अपने 25वीं सिल्वर वेडिंग मना रहे थे, तब तक नहीं पता चला उनके बड़े बेटे का वेतन इतना कैसे हो गया है। यशोधर बाबू समझते थे कि इतनी मोटी तनख्वाह के पीछे कोई गलत काम अवश्य किया जा रहा है। यशोधर बाबू ने अपना सारा जीवन कम वेतन में जैसे तैसे गुजारा था। वे इतनी शान शौकत को पचा नहीं पा रहे थे। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, बड़ा बेटा इतना पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, फिर इतना मोटा वेतन उन्हें प्राप्त
हो रहा था। ये तो वो ये सब सहन नहीं कर पा रहे, सहन क्या, पचा नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने इतनी मेहनत की, फिर इतना पैसा मुझे प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वो जो सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही थी ना, उसके पक्ष में वो बिल्कुल भी नहीं थे। उस घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, जिससे पता चलता है कि लेखक की माँ उसके मन की पीड़ा समझ रही थी। सूझ जूझ कहानी के आधार पर बताइए, बता सकते हो इन लेखक को जब सांप के डर से याद है आप लोगों को इस कहानी के बारे में? तो बताना मुझे क्या है, एक बार वापस देखना। उस घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, जिसे जिससे पता चलता है लेखक की माँ उसके मन की पीड़ा समझ रही थी। जूझ कहानी के आधार पर बताना है आप लोग। लेखक पढ़ना चाहता था, सॉरी सांप वाला नहीं है, मेरे दिमाग में गलत आ गया। आ, लेखक पढ़ना चाहता था लेकिन दादा उसे पढ़ा नहीं रहा था क्योंकि वह कामचोर था। तो वही कहानी है। पिता ने अपनी इच्छा को ध्यान में रखकर ही लेखक की पढ़ाई छुड़वा दी थी। लेखक ने अपनी मां से दत्ताजी राव सरकार के घर चलकर उनकी मदद से अपने पिता को राजी करने की बात कही। कहने का तात्पर्य क्या है, दत्ताजी राव है यहाँ पे। जब लेखक कहता है, लेखक अपनी माँ से कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जब माँ को पता होता है कि ये बरेला सुअर की तरह मेरी तरफ आएगा, तो इसलिए उन्होंने भी नहीं कहा, वो भी डरती थी बेचारी। तो उसको पता था कि यह जो इसके पिता हैं, इसके दादाजी हैं, यानी वो पिता को ही दादा कहता था। तो कहता है इसकी ये किसकी बात मानेगा, तो उनको पता है दत्ताजी राव की बात मानेंगे, तो वो उनके पास चले जाते हैं और वो समझा देता है। फिर वो पढ़ाई के लिए भी राजी कर देता है और बच्चा पढ़ाई करने भी चला जाता है, लेकिन कुछ शर्तें रखे जाते हैं, लेकिन बेटा उनको भी मान लेता है। माँ अपने बेटे की पढ़ाई के बारे में वह दत्ताजी राव से जाकर बात भी करती है और पति से इस बात को छिपाने का आग्रह भी करती है, वरना उसे पता चल जाएगा तो वो बरहेला सूरज की तरह तो आता ही है, फिर बहुत तेज मारेगा हम दोनों को, इसलिए वो उसे मना भी कर देती है। अजायब घर में रखे सिंधु सभ्यता के पुरातत्व के अवशेषों से किसका महत्व सिद्ध होता है? कला का या ताकत का? तर्क सहित उत्तर देना है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में सिंधु सभ्यता के पुरातत्व के अवशेष रखे गए हैं। यहाँ पर काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद, चाक पर बने विशाल मर्द भांड, चौपड़ की गोटियां, मिट्टी की बैलगाड़ी, पत्थर के औजार, मिट्टी के कंगन आदि रखे गए हैं सिंधु सभ्यता के पुरातत्व अवशेषों में। ठीक है, अजायब घर में यहाँ की चीजों को देखने से पता चलता है कि यहाँ औजार तो हैं पर हथियार बिल्कुल भी नहीं है। समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह के नहीं मिले जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। मैंने कहा ना, यहाँ राजा का तंत्र नहीं था, यहाँ सभी लोग यहाँ पे कहते हैं ना, सभी लोग इकट्ठा होकर के एक सामूहिक नियम निकालते थे, एक ऐसी व्यवस्था थी वहां पे। राजतंत्र बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पर, प्रभुत्व नदारत है। इससे यह पता चलता है कि सभ्यता में कला का महत्व अधिक था, न कि ताकत का। इन कला का महत्व यहाँ अधिक था, लेकिन ताकत का महत्व बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है क्योंकि यहाँ राजतंत्र नहीं था। तो बेटा ये है आप लोगों का क्लास 12th का हूबहू सैंपल पेपर, जैसा आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो थोड़ा फास्ट इसलिए मैंने पढ़ाया है कि आप लोग प्रत्येक चैप्टर को पढ़ा दिया गया है। अभी तो चलो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हम लोग आरोह भाग पे ही, पुस्तक पर ही चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। यदि फिर भी आप लोग प्रत्येक चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, उस चैप्टर का नाम लिखना है, पाठ का सार लिखना है और बाय राजेंद्र सर लिखना है। मैं प्रत्येक चैप्टर को मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो, यस या नो में मुझे आंसर अवश्य देना है। और क्या आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो मुझे यस या नो में आंसर देना है। और जल्दी से आप लोग फटाफट इस सेशन को शेयर भी करना है। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया वो लाइक भी करना है और फटाफट तरीके से आप लोग। और यदि आप लोगों को फिर भी मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए किसी भी बैच के लिए, तो आप लोग Y551 कोड का प्रयोग करें। ठीक है, इससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट, चाहे कोई भी बैच हो, किसी भी प्रकार का। आप लोगों को पता भी है कि 12th के बाद हमें एग्जाम जैसे होगा, हमें सीयूटी का एग्जाम भी देना है, तो सीयूटी और 12th की तैयारी हम लोग एक साथ कराते हैं। उसके लिए आप लोगों को इस कोड का प्रयोग करके ही आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब बेटा मैं आपसे यही कहूंगा कि जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि बस ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है आप लोगों को, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसी पे ज्यादा ध्यान देना है, बस वही पढ़ना है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको 12th क्लास में 95% से अधिक दिला दूंगा और सीयूटी 2024 में तो 100% मैं
दिला दूंगा, लेकिन आपको कोड यूज करना है Y551। तो कैसा समझ में आया? उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया हो। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।